आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है। जैसे ही आवाजें बदली वैसे ही बदला मीडिया। अखबार, रेडियो, टीवी से होता हुआ आ गया है वीडियोस और पॉडकास्ट का जमाना। ये सफर लंबा रहा, ठीक ठाक लंबा, करीब 80 साल लंबा। तो आज पढ़ाकू नितिन में इस सफर की एक झलक देखेंगे और झलक दिखलाएंगे सईद अंसारी। सईद स्टार एंकर हैं, फिलहाल आज तक में हैं। इसके पहले देश के बड़े बड़े चैनल्स में एंकर रहने के अलावा वो दूरदर्शन और विविध भारती का भी हिस्सा रहे हैं। 3 दशकों तक मीडिया का अहम पार्ट रहे सईद ने इसे बदलते भी देखा है। तो उनसे पढ़ाकू नितिन में आज पूछेंगे, जब वो रेडियो में थे तो प्रेजेंटर होना कितनी बड़ी बात थी। दूरदर्शन में उनका पहला बुलेटिन फ्लॉप रहा, लेकिन फिर बात संभली कैसे। प्राइवेट न्यूज चैनल्स में उनकी इनिंग कैसी रही, किस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उनका नाम जुड़ा है और कौन सी खबरें उनके करियर में ऐसी रहीं जिन्होंने उन्हें हिलाकर रख दिया। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रेडियो। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सुन भी रहे हैं आज तक रेडियो, सिर्फ देख नहीं रहे। और हमारे साथ हैं आपके फेवरेट, आपके पसंदीदा, बेहद पढ़ने लिखने वाले, बौद्धिक, इंटेलिजेंट, शानदार, जानदार, बेहतरीन इंसान, प्यारे दोस्त पढ़ाकू नितिन। कैसे हैं नितिन आप? मैं सर बहुत अच्छा हूँ और आपसे रोज मिलते हैं, लेकिन कैमरे पर आज पहली बार मिल रहे हैं पढ़ाकू नितिन में। तो भाई आपकी गलती, आपने बुलाया ही नहीं। आप इस योग्य नहीं समझते हमें, तो माफी के साथ शुरू करूँ? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। आप जैसे अभिवादन करते हैं, मैं तो अपनी याद में आपको हमेशा से देख रहा हूँ, लेकिन आज सच सच बताइए, कितने साल हो गए आपको, कितना टाइम हो गया लोगों के ऐसे ही स्वागत करते हुए बुलेटिन्स में? सबसे पहले नितिन तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इसलिए कि आज बरसों पुरानी यादें ताज़ा कर दी। क्योंकि शुरुआत करियर की अगर कहीं से हुई तो वो इसी माइक्रोफोन से हुई और इसी तरह के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज दिल्ली से हुई। तो मैं थोड़ा सा आज भावुक भी हो रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि लग रहा है कि वही पहली बार जब कहा कि ये आकाशवाणी है, तो बस ये आकाशवाणी है। आप सोच नहीं सकते हैं 1000 2000 बार, या अगर मैं कहूँ कि 5000 10,000 बार प्रैक्टिस की होगी सिर्फ इसके लिए कि ये आकाशवाणी है, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो आज आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बरसों पहले, कई दशक पहले मुझे ले गए। वाह, एक याद मेरी भी ताज़ा हो गई। कल परसों मैं अपनी टीम में बता रहा था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था मास कम्युनिकेशन की अपने इंस्टीट्यूट में, और आप उससे जुड़े हुए चैनल में ही थे, तो जो हमें वहाँ प्रोजेक्ट मिलते थे तरह तरह के अतरंगी, उनमें एक ये था कि किसी भी आदमी को पकड़ो, उसका इंटरव्यू करो, और तुम्हारी टीम उसे कैसे कन्विंस करेगी, तुम कैसे करोगे, हमें नहीं पता। तो सबको कोई मिला नहीं, अलग अलग ग्रुप्स थे, किसी को कोई नहीं मिला। मेरी किस्मत अच्छी थी, आप मिले, आपने हाँ की, और मेरा पहला इंटरव्यू जो था, अरे सबसे फालतू इंसान को पकड़ोगे तो ये होगा ना, मेरे पहले गेस्ट आप थे, जिसके पास कुछ काम नहीं है, धाम नहीं है, नहीं, सच में इस बात की आपकी तारीफ है। नहीं, थैंक यू नितिन। आप देश भर में देखे जाते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जितने लोग आपको जानते हैं, इस बात की 3 बातों की ज़्यादा तारीफ है, 2-3 बातों की। इनमें एक तो ये है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा लग रहा, और दूसरी ये, बूढ़े जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे होंगे? ये प्रकृति का नियम है भाई। बूढ़ा इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन उम्र रुकती नहीं, और उम्र को छुपाना नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी उम्र कभी नहीं छुपाई। आपने छुपाई नहीं? कभी नहीं, खुल के बोला। जिसने पूछा, आप पूछेंगे आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ लूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाकू पार्टी ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर कई लोगों ने कहा कि उनसे फिटनेस का राज पूछिएगा, और उससे नत्थी सवाल फिर है कि उम्र कितनी है आपकी? 27 साल। हाँ 27। तो भाई लगा लो अपना गणित।
छुपाने की जरूरत नहीं, ये क्यों बिल्कुल छुपाएं उसमें, उम्र कभी नहीं छुपानी चाहिए। छिपती ही नहीं। हाँ। तो मुझे और वैसे एक रूल और होना चाहिए, जिस तरह से लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती, लड़कों की भी नहीं पूछनी चाहिए। लड़कों की वैसे तनख्वाह नहीं पूछी जाती, उम्र नहीं पूछनी, तनख्वाह तो आजकल खूब लड़के खुद बताना सब चाहते बता हैं कि मैं देते इतना हैं। कमा रहा हूँ। उसके अपने फायदे नुकसान है। नहीं, फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। आप इंदौर- लड़कियां भी गर्व हाँ, से बताती हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी हाँ है, ये तो मैं इस पैकेज पर हूँ आज। लड़कियों को तो वैसे ही बताना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि नितिन, लड़कियों को नहीं बताना चाहिए। क्यों? जैसी लड़कियां बताती हैं अपना पैकेज, वो जो सो कॉल्ड नाटक नौटंकी जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग जो उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हम आपको बहुत चाहते हैं और आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये बहुत गंभीरता से और बहुत सीरियसली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे ही पैकेज आता है, जैसे ही जॉब आती है, वैसे ही लड़कों का नज़रिया लड़कियों के प्रति बदलता है और उस लड़की की अपनी पर्सनालिटी, अपनी खूबियों से ज़्यादा ध्यान जो होता है उसके पैकेज पर होता है और फिर उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इंस्टॉलमेंट मैं दे दूंगा, घर ये चला लेगी, गाड़ी मैं ख़रीद लूँगा तो घर का सामान ये ख़रीद लेगी। और हमें इस चीज़ से सख्त नफ़रत है। मैं अपने दोस्तों से, छोटे भाइयों से यही कहता हूँ कि लड़की का काम करना उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। लेकिन अगर आप किसी लड़की से, वर्किंग गर्ल से इसलिए शादी करना चाहते हैं, इसलिए उसके साथ रहना चाहते हैं कि वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, तो इससे गंदी, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, डन, नोटेड। भटक गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भटके, आप सीधे मुद्दे पे ही आ गए। एक्चुअली क्या है कि आप टीवी पर इतने सालों से दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कभी कोई ऐसे इंटरव्यू दिया होगा, कभी बात की होगी जिसमें आप अपने पर्सनली आपके क्या विचार हैं वो बताते होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि सबको शिकायत ये रहती है कि भाई आपके बारे में हम कुछ जानते नहीं, आप रहते कहाँ आप ट्विटर पर नहीं हैं, आप फेसबुक पर नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? मेरे साथ कभी भी, मैं नितिन आपको बताऊं बहुत ईमानदारी के साथ, कि मैंने ज़िंदगी में कुछ प्लान नहीं किया, कभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया। मैं एकदम लास्ट बेंचर हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक का नाता रिश्ता नहीं था, किसी तरह पास होता था। आप हैरान रह जाएंगे, मेरा जो पूरा स्कूल में 12th तक जो सबसे बढ़िया परसेंटेज आया है वो 50s में था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहाँ था आपका स्कूल? सेंट्रल स्कूल, क्योंकि मेरे फादर अच्छा, सेम पिंच। अच्छा, अरे वाह, कहाँ बताओ, कितने क्योंकि सेंट्रल स्कूल वाले तो घूमते रहते हैं। ये सही सवाल है। केवी वडोदरा, गुजरात। वेरी गुड। केवी जैसलमेर, राजस्थान। केवी इंदौर। वाह। केवी तुगलकाबाद, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। यार ये गया हूँ, मैं हॉकी खेलता था वहाँ पे, खूब खेला मैंने। पहले वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर था, फिर एक नई इमारत बनी। नहीं, हम एयरफोर्स स्टेशन वाले में गए। हाँ, तो वहाँ भी मैं था। तो हाँ, ये 3 केवी मेरे हिस्से। तो आपके फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे? हाँ, एयरफोर्स। मेरे फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो इसलिए उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति थी, मेरी 3 बहनें थी, पढ़ाई लिखाई में बड़ी अच्छी थी और मैं एकदम डफर। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आता था, नाराज़ होके कहते थे कि तुम मतलब 4th ग्रेड एम्प्लॉय हो जाओ, बट बन जाओ। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेटा मेरा मुझसे आगे, वो अलाइड सर्विसेज से थे, यूपीएससी से, तो उन्हें लगता था कि बच्चा हमारा कम से कम मेंस में तो आए। तो 3 बहनों के अकेले भाई थे आप? जी। आपके तो 50% ही आने थे फिर। नहीं, 50 से भी कम, 50 को क्रॉस तो एक बार। नहीं, और ये नहीं, क्या बात कर दी, ना, सवाल ही नहीं उठता। मैंने आज तक याद नहीं है मुझे कि अपनी पूरे जीवन में कि मेरी एक छोटी 2 बड़ी बहनें हैं, ये छोटी बहन से भी कहा हो कि पानी पिला दे, उससे अगर कह दिया कि यार 1 गिलास पानी देना, तो माँ जहाँ भी बैठी होती थी वहाँ से आवाज़ आती थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं देना, उठो खुद लो। मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरी खाने की प्लेट किसी और ने उठाई हो घर में, मम्मी ने, मेड ने, या मेरी 3 बहनों में से। ये मेरी माँ का बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई लड़के नहीं हो, आप बेकार की बातें नहीं करना। और वो अगर मैं अपनी बहनों से कोई बदतमीज़ी करता था या उन्हें कोई ऑर्डर देने की कोशिश करता था, तो मेरी माँ जहाँ होती थी वहाँ से या तो चप्पल आती थी, और इतनी ख़तरनाक थी, मतलब
कि अब तो मारपीट नहीं करती लेकिन डांट डपट अभी भी करती है। तो अगर बेलन है तो कई बार उन्होंने बेलन फेंक के मारा, मुझे लगा भी है। अच्छा हाँ। लेकिन जो चुस्ती फुर्ती है आपकी उसे देख के लगता है कि आप डक कर जाते होंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल करता था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात करता है। माँ की अगर बात चल गई है तो पिटा भी बहुत हूँ माँ से। हाँ और पिटा क्यों, ये वो तो पूछिए। हाँ क्यों? दूध आता है, हाँ तो जिस पतीले में दूध गर्म होता था और वो फ्रिज में रखा होता था, तो क्या किसी घर में ऐसा हो सकता है कि उसके घर के फ्रिज में लॉक लगता हो? ओहो, मेरे घर के फ्रिज में लॉक लगाती थी मेरी माँ। और क्या कभी कोई माँ या कोई भी व्यक्ति ये मान सकता है कि कोई बच्चा दूध पीने के लिए पिटा हो? मैं पूरा वो पतीली उठाता था और पूरी पी जाता था और चुपके से उसको वैसे फ्रिज में रख देता था। अब कोई मेहमान आ गया या घर में ही चाय की किसी को ज़रूरत पड़ गई या मम्मी को ही ज़रूरत तलब लगी कि चलो यार चाय पी लूँ, थक गई हूँ, तो दूध गायब। उस ज़माने में ये ब्लैंकेट और ये सब तो होता नहीं था और दूध सुबह सुबह मिलता था। मतलब अगर आज आपने दूध ले लिया, मदर डेयरी भी नहीं होती थी और वो दूधिया ही आता था, दूधिया ही आता था। आज आपने ले लिया तो कल सुबह 6 बजे जो टाइम है हाँ, तभी बस मिलेगा, तभी दूध आएगा नहीं तो नहीं मिल सकता। हम्म। और इस तरह से पैकेट्स नहीं थे जो आजकल हाँ, दूध आ जाता अलग है, अलग ब्रांड्स के हैं। तो दूध ला नहीं सकते। तो मैं कई बार पिटाऊं, तो जब देखा दूध कि इतना ज़्यादा हो पसंद? गया, मैं पूरी पतीली पी जाता था। वाह भाई। तो जब ज़्यादा हो गया तो फिर उन्होंने लॉक करना शुरू किया। शहरी बच्चे थे पर आप तो दूध से, चलिए खैर, ये अच्छी अच्छी आदतें आप बता रहे थे, और क्या क्या अच्छी आदतें आपकी? फिर आऊंगा मुद्दे नहीं, पर। इसे आप अच्छी आदत कहते हैं। हाँ नहीं इसके पहले आपने अच्छी आदत बताई नहीं, थी, अच्छी आदत खुद नहीं। पेट उठा के पढ़ाई रखता था। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था। खेल कूद में बहुत ये था कि सिर्फ खेलना है, खेलना है, क्या खेलना खेलते थे? मैंने दिल्ली ओपन नेशनल हॉकी खेली है और सहारा का कॉर्पोरेट टीम का मैं मेंबर रहा हूँ और हम लोग चैम्पियन रहे हैं सहारा। ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट बहुत बड़ा होता है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेडियम्स में होता है। तो वो मुझे इस बात का गर्व है कि जब सहारा एक बार चैम्पियन रहा कॉर्पोरेट ऑफिस, तो उस टीम का मैं मेंबर था। हॉकी खेलते थे। मैंने सुना आप इंदौर के रहने वाले में से। तुमने सुना क्या? सच्चाई है? सच है ये? अरे प्राउड इंदौरी हैं आप? अरे एकदम, मतलब एक ज़माना ये था जब दिल्ली आए तो अगर वहाँ MP 09 MP 04 की कोई कार दिख जाती थी तो रोक लेते थे। पूछ लेते थे, भैया हूँ कहाँ से? भैया भैया। तो वाह। मैंने रोका है, मैंने इतना कारें रोकी है, लोगों से पूछा है, भैया इंदौर? हाँ, तुम तो दोस्ती हो जाती थी, यारी दोस्ती निकाल ले। और इंदौरी बुरा भी नहीं मानता, वो खुद भी ऐसा ही है। अरे वो फिर क्या, फिर बैठा लेता था, आ जाओ चलो। और सिर्फ वो थोड़ी देर की मुलाकात या चाय वाय तक सीमित नहीं रहती थी, फिर वो रिश्तेदारी हो जाती थी, फिर वो घर आना जाना। पर इंदौर तो आप कम रहे होंगे ना? हाँ, बहुत कम रहा। मैंने अपनी स्कूलिंग इंदौर में की और सेकेंडरी स्कूल तक आते आते फिर से ट्रांसफ़र हो गया पिताजी का। कुछ समय ऐसा रहा, शुरू में 7th 8th तक इसलिए रहे क्योंकि बच्चे छोटे थे हम लोग, तो पापा अकेले जाते रहे, हम लोग वहीं रहते रहे इंदौर में। तो उसके बाद फिर सेकेंडरी और कॉलेज वगैरह सब दिल्ली से किया यार। सब दिल्ली में थे आप? आप बता रहे थे सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आप? मैं बहुत पिटा घर में और मुझे दबा के बहुत रखा गया। हमारे घर में उल्टी गंगा बहती थी, मेरी बहनों को सारी छूट थी, वो घूमती फिरती थी, उनकी दोस्त लोग घर में आती थी, वो सारी मौज मस्ती उस ज़माने में जो हुआ करती थी वो करती थी। लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं थी, ना खेलने कूदने की। वो मैं ज़बरदस्ती खेलता था, यारी दोस्ती की तो बिल्कुल नहीं रही। और घर में क्योंकि 3 बहनें थीं तो बहुत प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर था, तो मुझे सबसे ज़्यादा बंद किया गया। तो बस ऐसे ही गुजरा। तो ये बताइए सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है आप? हाँ तो हुआ क्या कि वो एक दब्बू किस्म का इंसान बन गया। क्या बात कर रहे? सीरियसली मैं बिल्कुल टीवी वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सोशल आदमी नहीं हूँ। आप कहें कि मैं किसी से ओपन अप नहीं हो सकता। बहुत इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा उस तरह एक का टर्म है इसके लिए, अब मुझे वो याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें ना ऐसा होता है, एक इंसान एक ही टाइम पे एक्सट्रोवर्ट होता है, खूब होता है, लेकिन वो एक ही वक्त पे इंट्रोवर्ट भी होता है। अब पता नहीं मुझे। हाँ। तो मुझे पता नहीं। अब टीवी भी, आप सच बताऊं, मैं टीवी पे ज़रूर आता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है। और अब ये है कि मजबूरी है, तो इतना मेकअप लगा लिया है कि
लड़कियां हर चीज़ में आपसे और हमसे आगे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि मेकअप लगाने में कोई लड़की मुझसे आगे नहीं हो सकती। इतना मेकअप मैं अभी तक लगा चुका हूँ। तो हाँ, तो वो भी बड़ा एक अजीब सी फीलिंग होती है कि अरे यार लोग देख रहे होंगे, क्या बोलेंगे, क्या कार्टून बना घूम रहा है, बंदर बना घूम रहा है, so बुरा लगता है। पर एक बात तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो हाँ, जब हम शुरू में इंडस्ट्री आए थे ना, जी। मुझे याद आ गया, तो हमें नहीं मालूम था कि एंकर्स इतना मेकअप करते हैं। हाँ, तुझे पहली बाहर किसी को नहीं पता था। हाँ, तुझे पहली बार मैंने किसी एंकर को मेकअप के साथ देखा तो शौक लगा। तुम, हाँ, ऐसे लगा कि ये कुछ मेकअप है क्या, मतलब वाकई मेकअप है, इतना ज्यादा था। हाँ। पर वो टीवी पर बिल्कुल नहीं समझ में आता है। नहीं आता, और आज भी हम लोगों को लोग पहचानते नहीं है बाहर। मतलब ऑफिस में अगर हम किसी दिन मेकअप में नहीं होते, या मैं ऑफिस आता हूँ और एक आध घंटा लेट, हालांकि ड्यूटी ऐसी होती है कि आते ही आपको मेकअप लगाना पड़ता है, तो अगर 10 लोग मिलते हैं तो 8 तो उसमें से पूछ लेते हैं आपकी तबीयत ठीक है, आप बीमार तो नहीं है। वो फ्रेशनेस ही नहीं आ पाती, मतलब वैसे बिना मेकअप के आप जैसे बाहर निकलते होंगे, हाँ। कभी सब्जी लेने चले गए, कभी घूमने चले गए, खूब लोग पहचानते हैं। एक आदमी नहीं पहचानता। क्या बात कर रहे हैं? ना किसी ने बस में पहचाना, ना ट्रेन में पहचाना, ना फ्लाइट में पहचाना। अरे नहीं, कोई नहीं पहचानता। नहीं। ट्रस्ट में नितिन, विश्वास करो मेरे भाई, कोई नहीं पहचानता। हाँ, लोगों को ये लगता है, ये जरूर लगता है कि यार इसे कहीं देखा हुआ है, ये कौन है। इस वाली लुक को तो पहचान जाते होंगे कि ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। मुझे एहसास होता है कि हाँ इसे कुछ लग रहा है। लेकिन हाँ, कई बार मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये ज़रूर होता है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं या दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, आपके साथ चाय, यहाँ तो फिल्म सिटी में तो सब हम लोगों को जानते हैं, इसलिए बाहर मान लीजिए हम लोग कहीं हैं, इंदौर की बात कर लीजिए, तो वहाँ खड़े हुए चाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, तो फिर लोगों को फिर होता है अरे यार ये तो वही है। वैसे मुझे याद नहीं कि मुझे किसी ने पहचाना हो, रोका हो, बोला हो कि आइए सेल्फी ले लें, कर लें। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं पहचानते लोग। क्या कॉफ़ी पिलाते हैं आप, क्या इंटरव्यू करवाते हैं? वेरी गुड, आप जी हज़ारों साल। आप नहीं पिलवाते? किसी विद्वान ने कहा था कि ज्ञान लेने का अच्छा तरीका ये है, खिलाओ पिलाओ, कि बुलाओ, खूब खिलाओ पिलाओ और बात करो। नहीं तो गलत आदमी को बुला लिया आपने। आप कम खाते हैं, आपने गलत आदमी को बुला लिया। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। किसी ज्ञानी ने कहा था ज्ञान लेने का तरीका, मैं देख लूंगा कैसे ज्ञान लेना, पर मुझे बताइए। हाँ। अब सही जगह आपने जोड़ दिया। आप कम खाते पीते हैं? खूब कम या खूब ज्यादा? आई ईट अ लॉट, मतलब इतना खाता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि मैं सिर्फ दाल चावल खाता हूँ, सुबह शाम दोपहर रात। और लोग कहते हैं आप बोर नहीं होते, मैं कभी बोर नहीं होता। आप मुझे अरहर की दाल और चावल, कोई सब्जी एक आध उसके साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया ऐड ऑन, अगर नहीं मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैलेड की कोई ज़रूरत नहीं है, अचार की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दाल चावल मिल जाए, लगता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया भोजन मिल गया, और दबा के खाता हूँ। आपके घर आऊँगा, आप बुलाएंगे, यहाँ कुछ खिलाएंगे तो खा लूँगा, नखरे नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे अपना खाना है तो दाल चावल खाने के लिए कभी ना मेरी माँ को ना घर में कभी किसी को कोई परेशानी मुझसे नहीं हुई। कोई डिमांड नहीं, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं। पर क्या टीवी एंकर्स पर दबाव होता है कि उन्हें पतला दुबला दिखना चाहिए स्क्रीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? नहीं होता, सिर्फ नॉलेज। बिल्कुल गलत बात है। पतला मोटा काला गोरा, एक जमाना था नितिन जब दूरदर्शन में मैं काम किया करता था, तो सिर्फ इतना सा फ्रेम होता था, आपकी शक्ल दिखती थी, वहाँ बॉडी लैंग्वेज की भी इजाज़त नहीं थी, आप हाथ भी नहीं हिला सकते थे क्योंकि फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आज तो आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ न्यूज़ रूम में बैठ के आपने यहाँ स्टूडियो बना लिया, ओपन में सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस ज़माने में ये ज़रूर था कि अगर फीमेल न्यूज़ एंकर होगी तो बेहद खूबसूरत, अविनाश कौर सरीन, सरला माहेश्वरी, सलमा सुल्तान, मीनू, गीतांजलि जी, इस तरह की मीता चौधरी जी, ऐसी एंकर्स होंगी बेहद, जिन्हें देखकर आप सिर्फ देखते रह जाएं कि वाह क्या खूबसूरत। मेल एंकर्स होंगे तो शम्मी नारंग जी जैसी दबंग पर्सनालिटी, तेजेश्वर सिंह, मतलब उन्हें देख के आप जैसी दाढ़ी और बढ़िया आप जैसी पर्सनालिटी, लंबे चौड़े, और आवाज़ निकलती थी देवकीनंदन पांडे, वो 6 फीटा आवाज़ गूंजती हुई। तो वो ज़माना अब गया। अब आप लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज टेक्नोलॉजी है, कैमरा आपको, आप फ़ोन देखिए अपना, जो जिस फ़ोन को आप इस्तेमाल करते हैं उसमें इतने सारे फ़िल्टर लगे हैं,
एक दाग धब्बा आपके चेहरे का नजर नहीं आता। तो अब एक जमाना था जब आप ये कह सकते हैं, आज दुबला पतला ये कुछ नहीं होता। हम लोग कैमरा पर हमें आप जितना चाहे मोटा दिखा दीजिए, जितना चाहे पतला दिखा दीजिए। आप देख लीजिए, आप मूवीज देखते हैं तो आजकल वो चश्मा लगा के क्या बोलते हैं उन्हें, वो 3D वाला जो 3D में देखिए कितने पतले पतले से सब दिखते हैं। और वही अगर आप नॉर्मल देखें तो मोटे। इसी तरह HD में आप देखिए तो आप एकदम से पतले से दिखेंगे, जो आप हैं उससे काफ़ी कम दिखेंगे। तो वो ज़माना गया। तो ये फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं? खूब जलता हूँ, खूब चिढ़ता हूँ। नितिन ने इतनी अच्छी शर्ट क्यों पहनी, नितिन पढ़ाकू क्यों है, नितिन किताबें क्यों पढ़ता है, नितिन ज्ञानी क्यों है। जलो, चिढ़ो, कुढ़ो। जितना आप अपना खून जलाओगे आप मोटे ही नहीं होगे। ठीक है। बचपन आपकी मम्मी ने कभी नहीं कहा आपको, नहीं थप्पड़ नहीं लगाया कि इसे कितना खिला लो कुछ लगता नहीं है इसको, क्यों कुड़ता रहता है? कभी कहा? ये बात तो कहा या नहीं बताओ? कुड़ता रहता है। मतलब आजकल लोग जिम करते हैं, हम बोलते हैं बेवकूफ हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, डाइट करते हैं, पागल हैं। अरे आप अपने साथी से चलो, कुड़ो, ठीक हो जाता सब। उसकी शक्ल से कुड़ो, उसके कपड़ों से कुड़ो, उसकी पर्सनालिटी से, उसके ज्ञान से कुड़ो, जलो, मोटे नहीं हो गए आप। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने इतने सारे नाम लिए और मेरा ख्याल है 3 दशक तो हो गए आपको मीडिया में काम करते हुए, अलग अलग फॉर्म्स में। नहीं मैंने हाँ, लेकिन ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में काम किया, लेकिन मेरा शुरुआत नितिन तो रेडियो से हुई। कैसे? मैं नालायक नकारा था, आप जानते हैं। तो पिताजी चिंतित थे, कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है देश का जिसमें फेल ना हुए, जिसमें मैं फेल नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कहाँ, क्योंकि पिताजी, अब आप जान रहे हैं ना, अब आप तो समझ रहे हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे आपके पापा। उनका सपना था कि इज्जत भाई। अच्छा, दिक्कत यहाँ नहीं थी, दिक्कत ये थी कि एक तो बड़े सरकारी अधिकारी, बेहद विद्वान, शायर, साहित्यकार, ढेरों किताबें लिखी उन्होंने, और हमारे घर में डाइनिंग टेबल पर हमने आज तक खाना नहीं खाया क्योंकि वो किताबों से हमेशा भरी रही। और मेरी माँ और पिताजी में हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई हमने देखी। लड़ाई किसी मामले पे नहीं, पैसा कौड़ी या दूसरी कोई और बातें, समाज, घर बार, इसकी कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई सिर्फ इस बात पे कि किताबों में आग लगा दूंगी, उड़ा के फेंक दूंगी बाहर। और डाइनिंग टेबल किताबों से भरी हुई, दीवारों पे सारी दीवारें ख़राब करके रैक बना ली गई, वहाँ किताबें। 80 साल, 83 साल, 82-83 साल में भी आज पिताजी को डिक्शनरी आपसे मिलेंगे तो आप कहेंगे ना, पूछेंगे अंकल मैं क्या करूँ, आप क्या क्या चाहिए आपको, घुमा लाऊं, खिला दूं क्या? तो बोले बेटा बढ़िया से डिक्शनरी दे दो कोई। वाह। तो ऐसे घर में, ऐसे पिता का पुत्र होना और वो भी नालायक नकारा होना, तो आप प्रेशर मुझ पर समझिए, मुझ पर प्रेशर कितना था। तो प्रेशर ये था, अब मैं तड़प रहा था कि मैं कैसे बचूं, कैसे भागूं, कैसे इस कैद से छूटूं। क्योंकि माँ का प्रेशर, माँ ने ताले में रखा, तीनों बहनों ने लड़कियों से दूर रखा, किसी लड़की को आज तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने दिया। बचा के रखा आपको? नहीं, अरे तौबा, बर्बाद कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? बचा के रखा आपको, बस बर्बाद कर दिया जमाने की निगाहों से। नहीं, गलत है वो। अच्छा, गलत है वो। तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक वक्त ऐसा आया कि हम दिल्ली में थे और पिताजी का ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र, जलगांव जाना था। मैं उस समय 11th क्लास में था। मुझे मौका मिल गया, आप जैसे जो मित्र थे उन्होंने कहा बेटा तू इस कैद से निकल जा, आज़ाद हो जा, जेल से छुट्टी मिल रही है। लेकिन ना माँ छोड़ने को तैयार थी, ना बहनें छोड़ने को तैयार थी, ना पिताजी छोड़ने को तैयार थे कि नहीं, सवाल ही नहीं, चलो वहाँ पढ़ना। अच्छा, मैं बेवकूफ़, उनसे मैंने कहा कि दिल्ली में पढ़ाई करूँगा, दिल्ली में। तो बेटा सच पीटते ढंग से ये ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है हवा में। नहीं, माँ ने तो पीटा है, बताया। हाँ। माँ ने तो बहुत पीटा है, पिताजी ने नहीं पीटा कभी, क्योंकि उनका रौब इतना ज़्यादा था कि उनके सामने कभी, उनके सामने से पिटे पिटे से घूमते थे खुद ही। नहीं, कभी मुंह भी नहीं खुला। और
घर में उनकी प्रेजेंस जो होती थी अ, वो ही इतनी खतरनाक होती थी कि हम्म आप बोल नहीं सकते। और प्रोटेक्टर्स थे ना, बहनें और मम्मी प्रोटेक्ट करती थी। खैर, तो फिर मैंने फैसला किया कि तो फिर वहाँ हमने विद्रोह किया और मैं अड़ गया कि नहीं साहब, मैं तो दिल्ली रहूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँ। बस इस तरह से कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, मुझे डराया धमकाया गया कि पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ। और आपके साथ भी हुआ है? नहीं। तो कहा कि नहीं नहीं, हम भाई हम सरकारी नौकर हैं, कोई इतना इतना पैसा थोड़ी होता है कि तुम्हें तुम यहाँ अलग से रहोगे, वहाँ से रहोगे, पैसे से नहीं। तो मैंने बड़ी अकड़ और घमंड में कहा कि नहीं, आप आपके पैसे नहीं चाहिए। मतलब पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी। माताजी से कहा कि उनके पैसे किसे चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये तय हुआ कि पिताजी के एक मित्र के घर रहूँगा। अग्रवाल जी थे वो, उनके घर रहेंगे, मुरारी लाल अग्रवाल जी। और अकेले तब भी नहीं रहने देंगे, तो उनके घर रखा गया और ये कहा गया कि 1-2 महीने में होश ठिकाने आ जाएंगे। और वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, पिताजी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट। पिताजी से ज़्यादा। 10 बजे के बाद उनके घर कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। 10 बजे के बाद उनके घर की लाइट ऑन नहीं रह सकती थी। और उनका कोई बच्चा नहीं था, तो अंकल आंटी दोनों थे, तो उनके साथ में रहा। उन्होंने बड़ी मदद की, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। क्या उम्र थी संस्कार आपकी? दिए। बहुत छोटा रहा हूँगा मैं, आप लगा लिए 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 17-18 के। तब की बात है। फिर कहाँ चले आए इस सब में? वही कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं रहे तब, पढ़ाई लिखाई में। तो अच्छा, अब आप फ्री हो गए, तो जैसा मैंने आपको बताया, खेलना कूदना और हो गया। खूब खेले। मैंने हॉकी खेलनी शुरू कर दी। क्रिकेट शौकिया वो भी खेलते थे, लेकिन हॉकी में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आता था। और उस जमाने में हमारे उस दौर की, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय हॉकी थी, उसका डंका बजता था दुनिया में। हम ओलंपिक चैंपियन थे, हम वर्ल्ड चैंपियन थे, हम सारे टूर्नामेंट्स जीतते थे, हम बायलैटरल जो सीरीज होती थी उसके चैंपियन। मतलब इंडियन हॉकी, मतलब एक से एक ऐसे ऐसे प्लेयर के आप सोच नहीं सकते हैं। तो शौक था, उस क्रेज़ भी बड़ा था। खेलना शुरू कर दिया तो खूब खेला और उसका परिणाम यही हुआ कि स्कूल हॉकी खेला, बाहर कॉलेज में, और उसमें तो खेले ही, नौकरी के बाद भी खेले। और इतने बड़े बड़े सरदार मोहन सिंह टूर्नामेंट, जो कि दिल्ली का बहुत बड़ा हॉकी का टूर्नामेंट है, वो खेला। ओपन होता है, ओपन सिलेक्शन होता है, दिल्ली की टीम बनती है। तो सोचिए, बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। हाँ। और मेजर ध्यानचंद जी के बेटे जो हैं अशोक जी, कई मैचेस ऐसे खेले जिसमें वो रेफरी थे। तो ये बड़े हमारे लिए वो भी। तो इसी में क्यों नहीं गए आगे हॉकी में? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटा, ये एक मन में ये बात आई कि स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाए और कहीं रेलवेज में, एयरलाइंस में या कहीं नौकरी मिल जाए। लेकिन उससे पहले हुआ कि जब आप अकेले रहना शुरू करते हैं, कहते हैं ना कि आप बच्चे को समुद्र में फेंक दीजिए, अपने आप तैरना सीख जाएगा। तो मुझे बहुत फ़ायदा नितिन इस बात का हुआ कि मेरे यार दोस्त बहुत बन गए और बहुत अच्छे दोस्त बने। उन्होंने बड़ी मदद की, पैसों से मदद की। मेरे कई सारे, जो ऑल इंडिया रेडियो का मेरा पहला फॉर्म भरा गया, उसमें फ़ीस होती थी कुछ, मुझे याद नहीं है, शायद 50 रुपये या 60 रुपये फ़ीस थी। वो मेरा एक दोस्त है, सौरभ अग्रवाल, नाम भी याद है, अभी भी है, उसने भरी। आप हैरान रह जाएंगे कि मेरा फॉर्म उसने भरा, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। तो कहा कि अबे कुछ पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुई। हाँ, तो इसे थोड़ा सा ढंग से बताइए जरा। जैसे कि हॉकी तो आप खेल नहीं पाए, चलिए आगे नहीं। हाँ, नहीं, हॉकी खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। और ये उसी समय, अब जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी, पिताजी को छोड़े हुए 3 साल गुजर गए थे। 3 साल गुजर रहे थे, आप फाइनल में आ गए थे। अच्छा, कॉलेज में भी वही हाल था। कॉलेज में ऐसा नहीं था कि आप महान हो गए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप पास कर रहे थे। फर्स्ट ईयर पास हो गया, सेकेंड ईयर पास हो गया, थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो रहा था। थर्ड ईयर होते होते हमने ये अप्लाई कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले नितिन, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। जैसे ऑल इंडिया रेडियो, किसी दोस्त ने मुझे कहा कि यार, उसे शौक था, तो उसने कहा कि यार यहाँ बड़े कैजुअल लोग काम करते हैं। कैजुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर,
तो हमेशा से आकाशवाणी में, ऑल इंडिया रेडियो में नितिन ये होता रहा, आज भी है कि वहाँ पर कैजुअल कहा जाता है। कैजुअल मतलब आप कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, उसके लिए प्रॉपर आपको एग्ज़ाम लिखना होता है, इंटरव्यू देना होता है और आप पैनल में आते हैं। आप न्यूज़ रूम में काम करते हैं, वहाँ पर आप एडिटर की भूमिका निभाते हैं, आप खबर लिखते हैं, आप खबर पढ़ते हैं, आप ट्रांसलेट करते हैं। उस ज़माने में ट्रांसलेटर्स कहा जाता था। तो उस रोल में कुछ अच्छे प्यारे यार दोस्त मिल गए। उन्होंने कहा कि पैसा मिलता है, खर्चा पानी क्या निकल साल जाता था, है। कितने पैसे मिलते थे? एक ड्यूटी के हमें 50 रुपये मिलते थे। पूरी रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक हम ड्यूटी करते थे। साल था? और 1994 तो उस ज़माने में 50 रुपये मिलते थे, फिर 75 रुपये हुए, फिर 150 रुपये हुए। सो इस तरह से पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया। आज मुझे पता नहीं कितना मिलता है, मुझे लगता है 2-3 हज़ार या 5 हज़ार रुपये आज मिलते होंगे ज़रूर। खैर, तो वो वहाँ पता नहीं था। तो लोग बहुत अच्छे मिले ज़िंदगी में, और कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त मिले। इतने अच्छे दोस्त मिले कि उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं दिल्ली में अकेला हूँ। चाहे हॉस्टल में रहना हो, चाहे अलग रूम लेकर रहना हो, खाना पीना, या जो दिल्ली वाले थे उनकी फैमिली जिस तरह से उन लोगों ने रखा। तो मेरा ये मानना है नितिन कि ये दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, उस चीज़ को नहीं मानता। ये दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मेरी ज़िंदगी में मुझे जो भी मिला मैं उतना डिज़र्व नहीं करता हूँ, और मैं बिल्कुल उस लायक नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी मुझे मिला मैं उतना डिज़र्व नहीं करता हूँ। मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है। तो उसका बहुत 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 शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उसने ये सब कुछ दिया मुझे अपने दोस्तों के कारण और कुछ बहुत अच्छे लोगों के कारण। मैंने आपको बताया कि मेरा पहला ऑल इंडिया रेडियो का जो फॉर्म भरा था उसकी फ़ीस मेरे एक दोस्त ने दी थी। उसके बाद हमें फ़िल्म देखने जाना हो, मोटरसाइकिल नहीं थी तो एक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दोस्त के पास मोटरसाइकिल है और कभी ज़रूरत पड़ी तो उसने ना दी हो। तो कॉलेज में लोगों को ये लगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, लेकिन मेरे पास नहीं रही। मैंने बहुत बाद में मोटरसाइकिल ख़रीदी जब पहली नौकरी करने लगा। 2 लोग बहुत अच्छे मिले ऑल इंडिया रेडियो में। मैं नाम लूँगा, बताऊँगा आपको। शोभा मित्तल जी एक प्रोड्यूसर हुआ करती थी। बरसों हो गए, कई बरस से, मुझे लगता है 20 साल से मैं उनसे नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन हमेशा इच्छा होती है कि मिलकर उनका एक बार शुक्रिया अदा करूँ। एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम जो भी रेडियो से जुड़ा हुआ है वो ज़रूर करता है हिंदुस्तान भर में, चाहे दिल्ली में हो चाहे किसी भी रीजनल स्टेशन पर हो। उसका नाम होता है महफिल। अच्छा। और एक होता है मनभावन। महफिल छोटा सा प्रोग्राम होता है, मनभावन बड़ा प्रोग्राम होता है। मैंने पहला किया और ब्लंडर किए। 1-2 शेर पढ़े, बहुत गलत पढ़े। ऐसे पढ़े कि शो ख़त्म होने के बाद उन्होंने शोभा जी ने बुलाया और मैं उनके सामने खड़ा हुआ था और वो अपनी सीट पर अपने रूम में बैठकर हंस रही थी और आसपास जितने लोग थे, जैसे आप लोग हैं, सब हंस रहे थे। मतलब इतना बुरा मैंने किया था। ये पहला मौका था आपकी ये जब पहला- आवाज़ ऑन एयर गई? पहला ऑन एयर गया था। लेकिन इससे पहले मैं आपको ऑडिशन का बता दूं। हाँ, ऑडिशन क्या बहुत होता था, मुश्किल- थोड़ा बताइए। ऑडिशन बहुत बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये कागज़ रखा है, ये कागज़ आपको दे दिया जाता था, ये स्क्रिप्ट आपको दे दी जाती थी और उसमें 5-10 शब्द होते थे, हिंदी के, अंग्रेज़ी के, उर्दू के, और उन्हें सिर्फ आपको पढ़ना होता था। एक बहुत बड़े से कमरे में आप अकेले होते थे, सिर्फ एक माइक्रोफोन के साथ। पीछे कौन बैठा है आपको नहीं पता होता था, वो कौन सा पैनल है आपको कुछ नहीं पता होता था। और सिर्फ एक आवाज़ आती थी, क्यू, जो आज भी हम लोग क्यू सुनते हैं, और आपको बोलना होता था। दूसरी आवाज़ आती थी, थैंक यू या धन्यवाद। तो वो ऑडिशन बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे नहीं पता, इससे पहले आवाज़ का मुझे ज़रा सा भी शऊर नहीं था, संस्कार नहीं मालूम थे। लेकिन हाँ, पिताजी के कारण, क्योंकि वो शायर थे, साहित्यकार थे, तो हमारे घर में हमेशा महफिलें जमा करती थी। और ये होता था कि सैटरडे संडे और रात 12 बजे के बाद पिताजी के फ्रेंड्स, दोस्त लोग आ जाते थे और हमें हमारे कानों में आवाज़ें सुनाई देती थी।
कोई गाना गा रहा है तो कोई शेर सुना रहा है। हम लोग नहीं जाते थे, हमें मना किया जाता था, बच्चों का वहाँ क्या काम। लेकिन वो कुछ कुछ आवाज़ें आती थी और ये मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला कि वो जो लोग आते थे वो बड़े बड़े साहित्यकार हुआ करते थे, बड़े बड़े शायर हुआ करते थे। जब बाद में बड़े हुए तो पता चला कि अरे ये, अरे ये, अरे ये, अरे वो। तो तो उच्चारण का कुछ पता था उस वक्त? नहीं, कुछ नहीं पता था। बस वही पढ़ दिया। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पिताजी, उन्हें नहीं पता था कि मैं रेडियो में काम करना शुरू कर दिया, उन्हें नहीं पता था कि मैं टीवी में आ गया हूँ। लेकिन वो आज भी मेरा प्रयास ये रहता है नितिन कि वो मेरा कोई बुलेटिन ना देख लें, और अगर वो देख लेते हैं तो घर में से कोई ना कोई, पहले बहनें करती थी फ़ोन, अब कोई बच्चा कर देता है कि नाना से बात मत करना आज, क्योंकि आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। और अगर कभी मेरी गलती से उनसे बात हो जाती है तो बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, सवाल पूछना नहीं आता, तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है। तो आज भी वो मुझे सिर्फ ये कहते हैं, आज भी उनका जब भी उनसे बात हो सब पूछते हैं सब ठीक ठाक, तबीयत ठीक, खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ना लिखना शुरू करो। अच्छा। तो इसलिए मुझ पर बहुत प्रेशर था नितिन, अभी तक है? अभी तक है। तो ऑडिशन में मैं कैसे पास हो गया मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है ये वही था, बैक ऑफ द माइंड जो चलता रहा था। घर में आप आवाज़ें सुनते रहते थे और तो मुझे लगता है उस तो कॉल आया आपको क्या? हाँ, भाई वहाँ क्या था, एक छोटा सा रिटर्न एग्जाम होता था, ट्रांसलेशन करना होता था, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू अंग्रेजी, बहुत छोटा सा पीस होता था। मुझे लगता है कि आज कुछ बदला होगा या वही फॉर्मेट चल रहा होगा। तो वो किया, उसके बाद ऑडिशन था। ऑडिशन में मेन के लिए हम पास नहीं हुए। हम फिर से बता रहे हैं आपको कि हम सिर्फ मनभावन के लिए महफिल के लिए पास हुए। मनभावन तो और बड़ा शो था, वो वैसे नहीं मिलता, छोटे वाले के लिए पास। हाँ, मनभावन वो था जिसमें आप अपने व्यूअर्स से, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं। और महफिल में ये कि अब हम सुनाते हैं आपको फिल्म अनारकली का ये गाना, जिसको आवाज मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने दी। खत्म। अनाउंसमेंट्स जो आपको या आकाशवाणी की राष्ट्रीय शुरुआत हुई अनाउंसमेंट करने तो से। पहला अनाउंसमेंट करने से शुरुआत हुई। जब हम अनाउंसमेंट करते थे तो वहाँ न्यूज़ वाले लोग आके उस बीच में न्यूज़ पढ़ा करते थे। हर घंटे 2 मिनट की न्यूज़ आती थी, वो न्यूज़ पढ़ते थे। तो हम लोग, मेरे साथी और मेरे लोग, जिनमें से आज बहुत सारे एंकर्स भी हैं जो हम लोग उस ज़माने में काम किया करते थे साथ में, तो हम सोचते थे कि अरे ये इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं, इनकी आवाज़ इतनी सधी हुई कैसे है, इतनी प्यारी आवाज़ कैसे, इतना इनका उच्चारण इतना अच्छा कैसे है। तो ये करते लेकिन रेडियो में जब आपने कैजुअल काम करना शुरू किया तो शोभा मित्तल जी का धन्यवाद, जिन्होंने मतलब मुझे, उन्हें निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था, उसके बावजूद वो हंसने लगी और अपने एक सबॉर्डिनेट, अपने एक जूनियर को बुला कि इसे ट्रेनिंग दो, सिखाओ, समझाओ कुछ, इसे ठीक करो। और कई महीनों के बाद उन्होंने मुझे दूसरा प्रोग्राम दिया और तीसरा प्रोग्राम उन्होंने मुझे सीधे मनभावन दे दिया। मनभावन लंबे समय तक चला। फिर उन्होंने और अच्छे प्रोग्राम्स देने शुरू किए। ये उनका बड़प्पन था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं वो प्रोग्राम्स कर सकूं। तो कितने साल रेडियो करते रहे आप? रेडियो मैंने किया नितिन 94 से 97 तक, 3 साल। इस दौरान क्या हुआ कि रेडियो में जब आप काम करते हैं तो रेडियो में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपको लगता होगा ऑल इंडिया रेडियो एक है, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो में युवावाणी, ड्रामा सेक्शन, GNR जो कि जनरल न्यूज़ रूम, जहाँ से न्यूज़ होती है, और न्यूज़ में भी हिंदी, अंग्रेज़ी और सारी भारतीय भाषाओं के अलग अलग न्यूज़ रूम, सब अलग अलग होता है। इसके अलावा आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा जो कि नेशनल चैनल जिसे कहा जाता है, इसके अलावा विदेश सेवा, इसके अलावा विविध भारती, और इसके अलावा और बहुत सारी सेवाएं वहाँ से होती हैं, सर्विसेज जिन्हें कहते हैं। तो हर जगह कैजुअल होते थे। तो जब हमारा एक गैंग बन गया, सब दोस्ती हो गई, तो दोस्तों ने इसलिए बहुत मदद की। दोस्तों ने बोला यार तू यहाँ क्यों कर रहा है, तू नेशनल चैनल में क्यों नहीं करता। तो पूछा गया नेशनल चैनल में क्या ऑडिशन होता है, टेस्ट होता है छोटा सा। तो क्योंकि रेडियो में आपने काम करना शुरू कर दिया था तो नेशनल चैनल में भी हो गया, विविध भारती में भी हो गया, FM में भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ड्रामा में भी हो गया। तो पता चला कि आप एक ही जगह, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो 50-50 रुपए करके आपको हफ्ते में 200-250-300 रुपए मिलने लगे। बहुत बढ़िया कमाई हो गई। बहुत बढ़िया कमाई हो गई। तो लालच आ गया, अब आप कमाने लगे। अब आप पिताजी के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो सकते थे
मेरे पिताजी ने, मैं गर्व से कहता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन हाँ, 12th के बाद भी नहीं, 12वीं से मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए 1 रुपया नहीं दिया है आज तक। और ये वही कमाल है, दोस्तों की मेहरबानी और बहुत अच्छे लोग, मैं अभी और आगे आपको नाम बताऊंगा, उन लोगों की मेहरबानी जिन लोगों की वजह से मेरा घर चला, मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली जैसे शहर में मैंने सरवाइव किया। और बहुत बड़ी बात होती थी जब मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी इंस्टॉलमेंट पर। उस ज़माने में मोटरसाइकिल थी हमारी 30,000 रुपये की, और मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा किए, 20,000 रुपये का लोन लिया, और मुझे नहीं लगता है कि उससे बड़ा सेलिब्रेशन मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा होगा मेरे दोस्तों के साथ, उससे बड़ी पार्टी कुछ रही होगी कि आपने मोटरसाइकिल ख़रीद ली। न्यूज़ में जब हम आए, नितिन, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा सिलेक्शन होता गया। कब आए, कैसे है? 97 तक तो आप रेडियो में थे। हाँ, तो उसके बीच आ गया ना, 97 से पहले अच्छा, आ गया, 94 से। रेडियो में डिपार्टमेंट में कह रहे हैं। हाँ, न्यूज़, हाँ। हम अनाउंसर बन गए थे। ठीक है, ठीक है। हम युवावाणी में अनाउंसर हो गए। ठीक है। ये जो शोभा जी वाली बात बता रहा हूँ, युवाणी की बात है, वो युवाणी के इंचार्ज थे, प्रोड्यूसर, जैसे आपके इस शो के प्रोड्यूसर हैं, आप भी प्रोड्यूसर रहे हैं बरसों, अभी भी हैं आप अपने आप को, मैं आपको प्रोड्यूसर भी मानता हूँ एक बहुत अच्छा, तो उसी तरह वो भी एक प्रोड्यूसर थी, और जैसे आप नए लोगों को चांस देते हैं, वो भी चांस देती थी। तो जब मैं न्यूज़ में आया, रेडियो न्यूज़ में आया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत समय तक, कम से कम 6 महीने तक हम वहाँ पर सिर्फ न्यूज़ लिखते रहे। अच्छा। तो वहाँ वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2 लोगों का उल्लेख हम अवश्य करना चाहेंगे, राम बिहारी विश्वकर्मा जी और मुरारी लाल अग्रवाल जी। ये 2 बड़े संपादक वहाँ के हुआ करते थे, और बहुत सारे संपादक हैं, मैं सभी को जानता हूँ, सभी की बहुत इज्जत करता हूँ, सभी के नाम आपके सामने ले सकता हूँ, लेकिन इन 2 लोगों ने मेरी बहुत मदद की। इन 2 लोगों ने मदद ये की कि इन लोगों ने मुझे लिखना सिखाया, इन लोगों ने मुझे ख़बरों को हेडलाइंस बनाना सिखाया, इन लोगों ने हमें छोटे छोटे पीसेस लिखना सिखाया, क्योंकि रेडियो में समय का बहुत महत्व होता है। आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी आ गई, लेकिन उसे आपको सिर्फ 20 सेकंड में लिखना है। ठीक। तो इन लोगों ने वो संस्कार दिए कि आप किसी भी बड़ी खबर को 20 सेकंड में कैसे लिखते हैं, जिसमें उसके सारे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो आ जाए, वो भी शामिल हो जाए। तो ये 2 लोग थे। ठीक है। इन लोगों ने बड़ी मदद की, और इन लोगों के कारण हम आज तक यहाँ तक जो आपके साथ बैठे हुए हैं और न्यूज़ में हैं, तो हमें लगता है कि ये 2 संपादकों का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सामने उस ज़माने में रेडियो में जो न्यूज़ रीडर्स थे, न्यूज़ रीडर्स उन्हें कहा जाता था उस ज़माने में, उसमें राजेंद्र चुघ, अखिल मित्तल, पांडे जी, केशव पांडे, आशा निवेदी, चंद्रिका जोशी, लवलीन निगम। चंद्रिका जी, लवलीन जी बहुत छोटी थी उस ज़माने में, आज भी हैं। पूनम केरकेटा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं 1-2 नाम लेना चाहता हूँ। बाय द वे, अखिल मित्तल जी आज तक रेडियो के साथ भी कुछ वक्त तक जुड़े रहे हैं। जी, मुझे पता चला था, और आपके साथ वो थे, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनके बारे में कहना ये चाह रहा हूँ नितिन, कि ये आप जब बुलेटिन पढ़कर आते थे, जब हमें अच्छा, बुलेटिन हम कौन सा पढ़ते थे पता है आपको? रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जो हर घंटे 2 मिनट की हेडलाइंस आती हैं, आज भी आती है ऑल इंडिया रेडियो पर, वो बुलेटिन हम पढ़ा करते थे, मतलब हेडलाइंस पढ़ा करते थे। ठीक। तो जब भी हम दूसरे दिन आते थे, या सुबह 6 बजे की शिफ्ट में, ये लोग 5 बजे आ जाते थे, 4:30 पौने 5 बजे मॉर्निंग शिफ्ट आ जाती थी, जो कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे का सबसे प्राइम टाइम बुलेटिन हुआ करता था, जो ये सारे दिग्गज पढ़ते थे, जिनके नाम हमने आपको लिया। शुभ्रा शर्मा उसमें शामिल है, मैं बोल रहा हूँ, नाम याद आते हैं, हाँ, है ना? तो शुभ्रा जी, तो ये लोग आ जाते थे और हमारे पैर कांपने लगते थे, हमारे मतलब मेरे साथ मेरे सारे साथियों के। वो आज बड़े बड़े अखबारों में संपादक हैं, बड़े बड़े चैनल्स में संपादक हैं, लेकिन हम सब के पैर कांपने लग जाते। और ये लोग, इन लोगों की बड़ी बात ये थी कि ये लोग ऑफिस आने के लिए लगभग 3 बजे उठ जाते थे, और 3 बजे से हमारे बुलेटिन सुनने शुरू। हैवी ड्यूटी थी। नहीं, संपादकों की बात कर रहा हूँ, हम तो 12 बजे से रहते थे, 3 बजे अपने घर में उठ के इनका रेडियो लग जाता था। तो आप ये नहीं सोच सकते थे कि रात है, कौन सुनेगा 3 बजे, ये ज़रूर सुनते थे।
और आते ही बुरी तरह से लताड़ना शुरू करते थे कि तमीज़ नहीं है, नालायक हो, कूड़ा कर दिया है, और हेडलाइन ये पहली क्यों नहीं रही, ये 5वें नंबर पे क्यों थी, ये 10, 11, 12 हेडलाइंस लेते थे हम, ये 3रे नंबर पर क्यों आई, इसकी भाषा ये क्यों थी, इसमें ये एलिमेंट क्यों मिस हुआ, तो पैर कांपते थे। तो अच्छा, ये सिर्फ न्यूज़ रीडर नहीं थे, ये सब संपादक भी थे। निखिल, नितिन, नहीं, मेरे एक निखिल दोस्त है, उनकी बात कर रहा था। मैंने कहा मेरी करे। तो ये सारे लोग हमारी ऐसी हालत कर देते थे, ऐसी की तैसी कर देते। उस ज़माने में तो लगता था कि इनसे बुरा इंसान कोई नहीं है और इनका हम क्या कर दें। लेकिन आज लगता है कि जो ज़िंदगी गुजर गई इज़्ज़त के साथ, ये जो आशीर्वाद मिला था ना, वो डांट वाला, वो लताड़ थी, वो डांट थी, वो सीनियर्स का गुस्सा था, वो गुस्सा नहीं वो था, काम आया, वो डांट नहीं थी नितिन, वो आशीर्वाद था। सुन रहे हो ना सब, वो दुआएं थी। वो दुआएं थी जिसकी वजह से आज नैया पार हो गई। चलिए, अब ये एक फेज हुआ आपकी लाइफ का, अब स्विच टू टीवी। वो आपको कब लगा कि भाई अब मैं इस लायक हूं कि मैं तो टीवी पर भी पढ़ लूंगा? आप कह रहे थे बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा शाय था। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ था? रेडियो पर जब तक मैंने पढ़ा 97 तक, हाँ, फिर ऐसा नहीं रहा कि हम रात भर पढ़ते रहे, दिन में भी आए, दिन में ड्यूटी लगने लगी, प्राइम टाइम बुलेटिन्स पढ़े, सब पढ़ा, इन लोगों के साथ पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन तब तक आखिरी बुलेटिन पढ़ने तक ये लगता रहा कि नहीं, अभी इस योग्य नहीं है कि आप रेडियो पर पढ़ सकें। अच्छा, आज भी मैं अपने आप को इस योग्य बिल्कुल नहीं मानता कि मैं वहाँ जाकर कोई न्यूज़ बुलेटिन पढ़ सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन बस मुझे मौका मिल गया, मेरा भाग्य अच्छा था। मैं भाग्य पे बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा ये मानना है कि आप सर पटक पटक कर मर जाइए, कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, अगर आपके भाग्य में नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो पूरी दुनिया आपके सामने एक सेना बनकर, पहाड़ बनकर, तूफान बनकर खड़े हो जाए, लेकिन वो दुनिया नहीं रोक सकती जो आपके भाग्य में वो आपको मिलकर रहेगा। मेरे साथ यही हुआ, मुझे नहीं पता था ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन एक बात नितिन आपसे ज़रूर कहेंगे कि मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है, आज भी मेहनत करता हूँ, आज भी सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, अपने साथियों से सीखता हूँ, न्यूज़ रूम में हमारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर से सीखता हूँ, हर इंसान से सीखता हूँ, और आज भी लगता है कि वो सीखना अधूरा है। सवाल ये था टीवी वाला। जब रेडियो में काम करना शुरू कर दिया तो मिनिस्ट्री ऑफ I&B यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रेडियो टीवी, ये हमें बाद में पता चला कि अरे भैया ये तो एक ही है। अब क्या हुआ कि बरसों बरस बाद अचानक से पता चला कि टीवी में न्यूज़ रीडर्स चाहिए, और दूरदर्शन ने ज़बरदस्त ऐड निकाला। हर बुलेटिन में, हर 1 घंटे में वो ऐड आता था, अगर आप बनना चाहते हैं समाचार वाचक। वाह, तो वो ऐड तो निकल गया, लेकिन अब हमारे जो साथी लोग थे जो रेडियो में न्यूज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो पहला अधिकार तो हमारा है भाई, हम तो यही काम कर रहे हैं। तो हम सब ने अप्लाई किया, हमने दिमाग खराब है साला, वहाँ कौन जाएगा, अच्छी शक्ल सूरत चाहिए, अच्छी आवाज़, अपने पास तो कुछ नहीं है। लेकिन हम सब ने अप्लाई किया और लाखों लोग उस एग्ज़ाम में बैठे। पहला रिटर्न 3 घंटे का, उसके बाद रिटर्न के बाद एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के बाद एक ऑडिशन, और उस ऑडिशन के बाद एक फाइनल इंटरव्यू, 4 फेज में। यूपीएससी से टफ हो गया तो? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि यूपीएससी से टफ था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। क्योंकि यूपीएससी वालों की आपको और हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए, जितनी मेहनत वो करते हैं आप और हम जीवन में नहीं कर सकते। सलाम है हर यूपीएससी में बैठने वाले को और प्री और मेंस क्लियर करने वाले को। मेरा ये मानना है कि जो यूपीएससी प्री और मेंस क्लियर करता है, उसे इंटरव्यू में फेल करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर मेरे वश में हो नितिन, तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा या आंदोलन करूंगा या आवाज़ उठाऊंगा कि आप सिर्फ मेरिट लिस्ट जो बनाइए वो सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे बनाइए, इंटरव्यू में आप फेल नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे साथी, आपके साथी होंगे,
पता नहीं आपने दिया या नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने साथ एक पुरानी वाली संस्था में एक साथी अपने काम करते थे जो मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में फेल हुए थे। ओहो। मैं उन्हें फेल नहीं कहूँगा, मैं उन्हें उस बोर्ड में बैठने वाले एक्सपर्ट्स की नादानी कहूँगा या उनका भेदभाव कहूँगा, या उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को फेल कर सकें। तो यूपीएससी में सिर्फ मेरिट पर लिस्ट बननी चाहिए, ठीक। सिर्फ रिटर्न पर लिस्ट बननी चाहिए। इंटरव्यू में आप किसी को नहीं रोक सकते, ये आपका अधिकार नहीं है, भारत सरकार का अधिकार नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। ये बहुत बड़ा कुठाराघात है और ये बहुत बड़ी चोट है उनके मन मस्तिष्क पर। अब आपका हो गया यूपीएससी क्लियर। टीवी वाला क्लियर हो गया। अच्छा कैसे मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं इसका भी नहीं पता, लेकिन रेडियो वाले की तरफ ये बात सच है कि रेडियो में जितने भी हमारे साथी थे, हम कम से कम 50 लोग बैठे थे। मुझे अफसोस होता है आज भी और मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात के लिए मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि मेरे वो सारे साथी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मेरी मदद की, उनमें से किसी का भी एक कभी नहीं हुआ। बाप रे, अकेले आप थे। लेकिन वो उस ज़माने में भी बेहद खुश थे। आज उनके बच्चों को वो गर्व से, अपने ख़ानदान को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को गर्व से बताते हैं कि हम लोग साथी हैं। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वो थे। बहुत सारे नहीं, वो किस्मत उसका जवाब है जो आपने मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे उन साथियों का होना चाहिए था वहाँ पर, मुझसे पहले मेरा भी होना चाहिए था। सही, आपका भी हुआ। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि हमारी वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, हमें ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग देते थे, हमें बताया गया, पढ़ाया गया, प्रैक्टिस करवाई गई, खूब काम करवाया गया, खूब लिखवाया गया। और पहली बार बहुत प्रैक्टिस करवाने के बाद 3 महीना मतलब रेगुलर प्रैक्टिस, दिन में 5-5, 6-6, 8-8 घंटे आप प्रैक्टिस करते थे। 3 महीने के बाद, उस ज़माने में याद हो अगर आपने दूरदर्शन देखा हो तो दूरदर्शन पर 2 हफ्ते में 2 दिन फिल्में आया करती थी। पहले 1 दिन आती थी, बाद में 2 दिन। बिल्कुल, शुक्रवार बुधवार, याद है ना? रात, हाँ मुझे याद। और रात 10:30 बजे बीच में 2 मिनट के लिए न्यूज़ आती थी। न्यूज़ आते थे। तो वो 2 मिनट का हम अच्छा, इनमें जो लोग लिए गए थे वहाँ पर 5 लोग थे टोटल। 5 चुने गए। 5 चुने गए थे। तो उन 5 लोगों में से 4 लड़कियां थी, एक हम थे। तो उन 5 लोगों में से 5 लोगों को हमें वहाँ रात में लगाया गया। और पहला जब हमें वो बुलेटिन मिला, या हेडलाइंस कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, हेडलाइंस मिली फिल्म के बीच में रात 10:30 बजे। तो उस दिन एक दिन पहले नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से रात गुजारी, किसी तरह से ऑफिस पहुंचे। कैमरा फेस करना है और पहली बार पूरी दुनिया को देखना। अच्छा वो लाइव होता था? हाँ, लाइव होता था भाई, दूरदर्शन। हाँ नहीं, दूरदर्शन आज भी लाइव है, कभी दूरदर्शन का की कोई न्यूज़ रिकॉर्डेड नहीं रही। तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जैसे किसी भी प्राइवेट चैनल का एंकर हमेशा से लाइव होता है। कोई प्रोग्राम आप बना के उसे कर दें वो अलग बात होती है। हम लोग यहाँ भी हमेशा लाइव होते हैं। फिर तो आए रात 10:30 बजे पूरी खबरें। अच्छा, आज की तरह लाइव मतलब फोनो कनेक्ट नहीं होता था, रिपोर्टर लाइव नहीं होता था, ये सब नहीं होता था। सिर्फ जो न्यूज़ लिख दी गई है, अच्छा एक एक शब्द अगर ये लिख दिया गया कि नमस्कार मैं हूँ सईद अंसारी, तो आपको नमस्कार मैं हूँ सईद अंसारी ही पढ़ना है। आप ये नहीं पढ़ सकते कि नमस्कार मैं नितिन ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ, नहीं। अगर ये लिख दिया गया है कि नमस्कार मैं हूँ नितिन ठाकुर, तो आपको यही पढ़ना है, वरना आपकी रिपोर्ट लिख दी जाती थी। और सुबह जो डायरेक्टर होते थे, न्यूज़ डायरेक्टर, वो सारे प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग लेते थे और वहाँ पर रिपोर्ट पढ़ी जाती थी। और उसमें एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, एक पैक्स यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं अपने आप, और ट्रैक्स यानी कि ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। तो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ऐसे एक एक शब्द सुनते थे, देखते थे और लिखते थे। बड़ा भारी ऑब्जर्वेशन। आजकल बहुत कम है, आजकल कुछ नहीं है जो। तो आपका मामला निकल गया साफ सुथरा? नहीं निकला ना भैया, सुनो तो सही। तो जैसे ही वो जो 2 मिनट की न्यूज़ दे दी गई और वो कागज पे मिल जाती थी, ऐसे गत्ते पे कागज चिपका के, जैसे हम एग्जाम लिखते, उसे देख के पढ़ते थे? नहीं, वो रिफ्लेक्शन होता था, ऊपर कैमरा लगा होता था, प्रॉम्प्टर सामने होता था, तो लेकिन वो कागज का रिफ्लेक्शन उस कैमरा पर आता था। ठीक है। एक ऊपर कैमरा होता था जो रिफ्लेक्ट करता था सामने कैमरा पर, वहाँ एक शीशा लगा होता था। आजकल की तरह टेक्नोलॉजी और इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी, तो इस तरह से हम वो करते थे। ठीक है। हमने 2 मिनट की वो न्यूज़ पढ़ी और 2 मिनट में कम से कम 20 गलतियाँ उसमें की।
सेंटेंस फॉर्मेशन जो सामने लिखा हुआ था वो गलत पढ़ा, उच्चारण दोष यानी कि प्रोनाउंसिएशन कम से कम 10-15-20 शब्द गलत पढ़े, और जब हम निकल कर आए तो सब ने माथा पीट लिया था, और सारे जितने लोग वहाँ पर थे पीसीआर में, प्रोड्यूसर ये वो, सबको लग रहा था कि इसका क्या करें बस, और मुझे 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया। ओहो, साफ कह दिया गया कि हम बिल्कुल भी ऑन एयर नहीं डाल सकते आपको, और 3 महीने बाद देखेंगे, आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप हमें ठीक लगे तो हम आपको ऑन एयर करेंगे, वरना थैंक यू वेरी मच, छुट्टी आपकी। सरकारी नौकरी ख़तरे में थी, और क्योंकि आपको पढ़ना था, इसलिए ये क्लॉज उसमें लिखा हुआ था आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कि अगर आप इस योग्य नहीं हैं तो आपको हम किसी भी वक्त ऑफ एयर कर सकते हैं, किसी भी वक्त आपको आपकी सर्विसेज टर्मिनेट की जा सकती। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बुरी गुजरी थी। 3 महीने फिर गुजरने के बाद उसके बाद फिर से मैं तो भाग्य ही कहूँगा कि मेहनत तो क्या ही करता, और ज़्यादा नर्वस था, और ज़्यादा परेशान था, लेकिन फिर ये है कि बुलाया गया, फिर से लोगों ने मदद की। नहीं, 3 महीने उन्हें मौका देना था, क्योंकि ये सरकारी मामला था, वहाँ प्राइवेट की तरह चलो उठो निकलो, ये सब नहीं होता है कि मुझे पूरा प्रोसेस मानना था। आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं आपको एंकर नहीं बनने दूंगा, या मैं आपकी गुड बुक्स में नहीं हूं तो आप एंकर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होता था। आप बिल्कुल फेयर बाय सिलेक्शन प्रोसेस जाना है, और फिर वो गए, आपको मौका देना था, 3 महीने के बाद आपको एक मौका और देना तो था। दूसरी पारी में फिर से शुक्र अल्लाह का कि निकल गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ उसमें क्योंकि कोई गलती नहीं थी, रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ओके, अगर कोई गलती नहीं होती थी तो उसमें ओके लिख देते थे, तो उस पर चर्चा नहीं होती थी, आगे बढ़ जाते थे। ओके का मतलब ये है कि आप पास हो गए, आप चल सकते हैं। तो बस इस तरह से गाड़ी चल निकली, और वो दिन है और आज का दिन है। 97 से लेकर लगातार मुझे लग रहा है कि महीना मैं भूल रहा हूँ, जनवरी में पहला पढ़ा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 97 अप्रैल से लेकर अभी तक मैं लगातार न्यूज़ में हूँ। लेकिन वो था दूरदर्शन, और आप फिर इन चैनल्स में कैसे चले आए? क्योंकि मेरा ख्याल है तो उसके बहुत बाद में शुरू हुआ प्राइवेट चैनल्स का दौर। फिर भी अच्छे, मैं आपको बता रहा हूँ नितिन कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो लोगों ने ही मदद की, उसके बाद भी मदद की, हम बहुत खुश थे, और घर में किसी को नहीं पता था, पिताजी से डर लगता था, इसलिए उन्हें बताने का सवाल ही नहीं था। लेकिन क्योंकि जब पहली बार आ रहे थे, वही जिसमें बहुत गलतियाँ की थी, तो बताया था, तब पहली बार घर में सब लोगों ने देखा, तो बड़ी उन लोगों को, मुझसे कहीं ज़्यादा उन लोगों को खुशी हुई। और दूरदर्शन में आराम से काम कर रहे थे, 3 साल गुजर चुके थे, वो 2 मिनट की हेडलाइंस से छोड़ के बुलेटिन्स पे आ गए थे। अच्छा, सुबह पढ़ने लगे थे, दोपहर में पढ़ने लगे थे, शाम को पढ़ने लगे थे, 2 एंकर करने लगे थे, वाह वाह, बड़े नामों के साथ। तो सब कुछ एक्सप्लोर किया। 2000 तक आप वहीं थे? जी, 99 तक। अच्छा, ठीक है। 97 दूरदर्शन आ गए, और ये लगभग 3 साल 99 दिसंबर तक चलता रहा, नवंबर दिसंबर तक। ओके, आपके सफ़र के ज़रिए ना मैं मीडिया के बदलते स्वरूप को भी समझने की साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बदला 2000 के बाद, फिर कहाँ 2000 के बाद एक बड़ा उस ज़माने में दूरदर्शन के अलावा जो प्राइवेट चैनल्स थे उसमें जी था सिर्फ 24 घंटे का, और कोई चैनल था नहीं। आज तक 20 मिनट का दूरदर्शन पर प्रोग्राम किया करता था, जो कि बहुत पॉपुलर था, DD2 पर। और आज तक चैनल बनने के प्रोसेस में था। सहारा शुरू हो रहा था। सहारा एक बड़ा ग्रुप था, और सहारा अपना एक इंफोटेनमेंट चैनल शुरू कर रहा था, जिसमें एंटरटेनमेंट भी था और उसमें इंफॉर्मेशन भी थी, यानी कि न्यूज़ भी थी, जिसका नाम उन्होंने दिया था सहारा समय। बिल्कुल, सहारा। तो वो फिर से वही हुआ कि लोगों ने ही मदद की। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत मदद की। वहाँ भी दूरदर्शन के पुराने दिग्गज 2 लोग काम करते थे। एक दूरदर्शन के संपादक थे और एक दूरदर्शन के बहुत नामी गिरामी उस ज़माने के रिपोर्टर थे, जिनका नाम है प्रभात डबराल। ठीक। वो सहारा के संपादक थे, और एक दूरदर्शन के एक एडिटर थे जिनका नाम था प्रकाश चंद जैन। तो वो लोग ढूंढ रहे थे
तो प्रभात जी और वो लोग ढूंढते थे एंकर, मतलब चैनल खड़ा करने के लिए लोग चाहिए थे उन्हें। तो क्योंकि प्रभात जी दूरदर्शन से आए थे, प्रभात जी ने कहा ये लड़का कौन है यार। जैन साहब ने बोला कि अरे ये तो अपने साथ काम करता था, बच्चा है अपना। कहा बुला 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 बुला। मैं आया तो मैं छोड़ने के तैयार नहीं, मैं बैग कौन करे दूरदर्शन छोड़ के बन जाए, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता क्या है वो। तो बहुत डांटा। प्रभात जी ने कहा कि पगले हो, देखो मुझे देखो। प्रभात जी भी छोड़ कर आए थे, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतना नेम फेम सब छोड़ कर आए थे। तो उन्होंने कहा पागल हो, जमाना आगे बढ़ने का है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम चांद पे पहुंचने की कोशिश प्राइवेट कर रहे प्लेयर्स आ रहे थे, हैं। हाँ, उसमें पैसा भी था। तो बोले पैसा, बोले कितने पैसे मिलते हैं। तो हैरान रह गए। हालांकि उन्हें मालूम था कि कितने पैसे मिलते हैं, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी, कितने पैसे मिलते हैं। मैंने कहा सर 8,000 रुपये। तो बोले हम जितना देंगे ना सोच भी नहीं सकते हो। तो आप सोचिए। फिर सहारा ज्वाइन हो गया। तो सहारा ज्वाइन हुआ, सहारा का पहला बुलेटिन पढ़ा, अच्छा। लॉन्च किया, अरे वाह। और बहुत मान सम्मान सहारा ने दिया। फिर कितने साल रहे? सहारा में 3 साल। 3 साल। इसके बाद कहाँ चल दिए? उसके बाद ये हुआ कि सहारा का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। सहारा में 2 बुलेटिन हुआ करते थे, एक रात 10 बजे का, एक सुबह 7 बजे का, दोनों बुलेटिन। तो हम रात 10 बजे का बुलेटिन पढ़ा करते थे। फिर बीच में फिर थोड़ी दिन बाद हमने शाम 7 बजे बुलेटिन शुरू किया, फिर दोपहर में बुलेटिन शुरू किया, इसलिए हम पढ़ा रहे थे। तो सहारा धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके बुलेटिन बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स में सहारा आ रहा था, उसी दौरान आज तक भी आ चुका था। लेकिन क्योंकि हम सहारा में चले गए थे तो वहाँ अच्छी गुजर रही थी। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा था, स्टार न्यूज़ आप जानते हैं, रूपर्ट मर्डोक। तो भाई कौन नहीं चाहता था। और अब क्या हुआ कि नितिन, अब थोड़ा सा लालच पैसे का आ गया था। अब अच्छा, सहारा सब एक्सप्लोर करना चाहते थे। हाँ। अब ये था कि हमारे 1-2 साथियों के पास कार हुआ करती थी, 1-2 याद। हम लोगों के ग्रुप में तो किसी के पास नहीं होती थी, लेकिन हाँ सबको चाहिए थी। जब कुछ लोगों के पास इंडस्ट्री में, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में कार नज़र आती थी, तो लगता था कि यार कार भी ख़रीदना चाहिए, क्या हम कार ख़रीद सकते हैं। तो लालच आने लगा था। और खैर स्टार न्यूज़ बहुत बड़ा ब्रांड था, तो वहाँ अप्लाई किया, और वहाँ तो आपने अच्छी लंबी पारी खेली। 5 साल। 5 साल। और इसी दौरान वो प्रिंस वाला वाकया हुआ। हाँ, जिसने मीडिया को बहुत कुछ बदला। इनफैक्ट तब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था आपने जी। उसकी बहुत चर्चा होती है, वो क्या था, क्या हुआ था? कुछ नहीं नितिन, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था। और न ये सोच कर कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ना हमने तो सोचा ही नहीं था। भाई एक एंकर को बैठा दिया, आप जो बोलोगे पढ़ने के लिए पढ़ देंगे, आप जो खबर करोगे कर देंगे। लेकिन आपको याद होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बच्चा पहली बार, हालांकि बच्चे तो पहले भी गिरते होंगे, पहली बार ये खबर आई कि एक 60 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा जिसका नाम प्रिंस है वो गिर गया है, और उस बच्चे को बचाने के लिए सेना को लगा दिया। खबर इसलिए थी, वो खबर ये नहीं थी कि बच्चा गिर गया, सेना उस बच्चे को बचाने में जुट गई थी। और ये बात मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी कि एक मानव जीवन हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है कि पूरी सेना जुड़ गई है। आप सोचिए 60 फीट गहरा वो बोरवेल, और उसके साथ में पैरेलल 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, सेना के जवान उतरे, फिर वहाँ से नीचे एक टनल बनाई गई, एक सुरंग बनाई गई, और वहाँ से उस बच्चे को, प्रिंस को लाया गया, बचाया गया, वो बच्चा बचा। तो हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद है। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, रात 9 बजे का आखिरी बुलेटिन था, वो हमें पढ़ना था 9 से 10, और 10 बजे छुट्टी थी, घर जाना था। ये बात है, मुंबई में हम रहते थे, और महालक्ष्मी में जहाँ हमारा ऑफिस होता था, वहाँ से कांदीवली दूर गरीबों के मोहल्ले में हम रहा करते थे। तो वहाँ जाने में भी घंटा भर लगता था। तो ये होता था कि जल्दी से ख़त्म किया जाए और भागा जाए। तो जब 9 बजे बुलेटिन पढ़ना शुरू किया, तो पूरा बुलेटिन बनता है, आप तो जानते ही हैं, हर खबर होती है। अचानक से हमारे कान में आवाज़ आई कि हम सिर्फ प्रिंस की खबर पर रहेंगे और कुछ नहीं। यानी कि सारी खबरें हमने ड्रॉप कर दी हैं, और हम बात करेंगे नितिन, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के गड्ढे में गिरने की बात करेंगे, 1 घंटा सिर्फ। जब 40-45 मिनट हो गए, बुलेटिन ख़त्म करने का टाइम हुआ, तो कान में एक आवाज़ आई हमारे डायरेक्टर की, न्यूज़ डायरेक्टर की, कि हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ये ब्रेक हम ड्रॉप कर रहे हैं, और हम अगला घंटा भी
इसी खबर पर रहेंगे। सिर्फ कान में आवाज़ आती है, आप भी जानते हैं, आप भी एंकर हैं, आपको भी पता है, तो हमने आदेश का पालन करते हुए हम उसी खबर पर रहे। 11 बज गए, फिर 11:15 बजे खबर आई कि हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम 12 बजे तक रहेंगे, 12 बजे ख़त्म करेंगे, 12 बजे वाइंड अप कर देंगे। 12 बजने से कुछ देर पहले पहले फिर से हमारे डायरेक्टर आए, उनकी आवाज़ हमारे कान में आई कि आप अभी ये शपथ लीजिए, ये कहिए कि मैं तब तक इस खबर से नहीं हटूंगा और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, आपको ये खबर दिखाता रहूंगा जब तक कि प्रिंस को बचा नहीं लिया जाता, प्रिंस गड्ढे से बाहर नहीं निकल जाता। हो और हम अपना नुकसान करते हुए हम अब के बाद सारे ब्रेक ड्रॉप कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं होगा, लगातार ये बुलेटिन चलेगा, हम लगातार प्रिंस पर रहेंगे। 9 बजे से एंकरिंग कर रहे थे, 12 बज चुके थे रात के, हमने शपथ ली, बताया, और दूसरे दिन 3 बजे तक लाइव चलता रहा, लगातार लाइव चलते रहे। पूरे दुनिया से लोग फ़ोन पे, अच्छा अब लाइव में क्या दिखाओगे आप? वहाँ हमारे रिपोर्टर थे, वो रिपोर्टर ये बड़ा चैलेंज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बीच में लोगों को पता नहीं है, मतलब ठीक है अब तो न्यूज़ रूम्स दिखने लगे हैं, लेकिन लोगों को ये कम पता है कि एक न्यूज़ चैनल कैसे फंक्शन करता है। और जब आप किसी खबर पर लाइव होते हैं और इतना लंबा लाइव होते हैं, तो एक चैलेंज प्रोड्यूसर के लिए, एडिटर के लिए, एंकर के लिए, सबके लिए रहता है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट डालते रहें, ये एक्शन से भरपूर रहे, जानकारी से भरपूर रहे, इंगेजिंग लगे, और उसमें क्या क्या कर लोगे आप? वो प्रिंस के गड्ढे में गिरने की नितिन खबर इसलिए महत्वपूर्ण थी कि एक जिंदगी को बचाने के लिए पूरा देश, हर भारतवासी एक हो चुका था, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। टीवी से चिपक गए थे सब, टीवी से चिपक गए थे और दुनिया भर से फ़ोन आ रहे थे। हमारे चैनल ने फ़ोन लाइंस खोल दी थी और वो हमसे डायरेक्ट बात कर रहे थे। ये सब चल रहा था, सिर्फ यही चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था। हमारे रिपोर्टर थे, वो रिपोर्टर लगातार, एक तरफ रिपोर्टर दिख रहे थे, एक तरफ हम दिख रहे थे। रिपोर्टर बार बार वहाँ की जानकारी दे रहे थे। वो प्रिंस बच्चा, एक कैमरा डाल दिया गया था, उसकी हलचल नज़र आती थी। एक समय तो ऐसा आया बड़ा दर्दनाक, सोचिए 60 फीट गहरे गड्ढे में उस बच्चे को पानी और बिस्किट पहुँचा दिया गया था, वो खा रहा था, कभी सो रहा था, बच्चा बेहोश नहीं हुआ, बस ये बहुत अच्छी बात थी। और सब पूरा हिंदुस्तान ये दुआ कर रहा था कि बच्चा बेहोश ना हो ताकि वो जिंदा रह सके। एक समय तो ऐसा आया कि एक कीड़ा नज़र आया उस फुटेज में, उस कैमरा में, जो कि लगातार लाइव टीवी पे हम दिखा रहे थे। तो वो कीड़ा उसकी तरफ बढ़ा, तो हो सकता है उसको कहीं काटा होगा, तो बच्चे ने ऐसे ऐसे मारा उसे, उस कीड़े को किसी तरह बचाया या मार दिया, या वो कीड़ा भाग गया, जो भी हुआ। बड़ा कीड़ा था जो दिख रहा था, हो सकता है कोई बिच्छू टाइप हो या कुछ और हो। तो वो दिल दहल गया उस दृश्य को देखकर, और महिलाएं जुड़ गईं, पुरुष जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन करने लगे कि प्रिंस बच जाएगा ना। महिलाएं फ़ोन करने लगी, कहने लगी, ऑन एयर हमसे कहने लगी कि बेटा आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं और ये ज़रूर बचेगा, हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, आप हाँ, पानी मतलब पी वही पूछ रहा हूँ, लीजिए। प्रिंस का तो ठीक है, आपका खाना पीना, वो सोना, वो क्या हुआ उसका? नितिन, हमें नहीं पता कि क्यों भूख नहीं लगी, हमें नहीं पता। अभी आप 1 घंटा हमसे बात कर लीजिए, हमारा गला बैठ जाता है, आवाज़ भर्राने लगती है। लेकिन वो 18 घंटे ना गला बैठा, न नींद आई, न पलक झपकी, जबकि पूरी 9 घंटे की ड्यूटी कर लिया था। सोचिए, रात 9 बजे घर जाना था, 10 बजे, तो एक दिन पूरा वो जागे, दूसरा रात जागे, और तीसरा दिन 3 बजे तक जागे। 3 बजे वो बच्चा निकला, तब हमारे साथी हैं एक और बहुत 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 शानदार, बहुत बड़े एंकर, बहुत प्यारे एंकर रहे हैं, आप जानते हैं नाम उनका, सिद्धार्थ शर्मा, जो आज एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में अधिकारी हैं, बहुत बड़े चैनल में बहुत बड़े पद पर काम करते हैं। सिद्धार्थ आए, सिद्धार्थ ने कहा कि सही बहुत हो गया, अब आप चलो, कोई बात नहीं। और अजय कुमार, सिद्धार्थ, ये लोग सब आए और हम वहीं रहे। तो पहली बार हमें कुर्सी बैठा दिया, चलो बैठ तो जाओ यार। और जब तक प्रिंस निकल गया तब तक हम वहाँ पर रहे, और वो रिकॉर्ड बन गया, वो रिकॉर्ड बन गया। वो ना चैनल ने या किसी ने रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं किया था, लेकिन अचानक से जब पूरी दुनिया जुड़ गई, दुनिया के हिंदुस्तानी जुड़ गए, तो लोग सलाह देते हैं ना, आप जैसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट लगातार करना बिना ब्रेक के 18 घंटे लाइव टेलीकास्ट। और लाइव टेलीकास्ट से मतलब, लाइव टेलीकास्ट तो हम तो हमेशा ही रहते हैं, 18 घंटे से ज़्यादा भी रहे हैं, लेकिन ब्रेक इलेक्शन के दौरान पर 24-24 घंटे, उस जमाने में जब रिजल्ट काउंटिंग होती थी बैलेट पेपर्स पर,
जब एक एक मतपत्र एक एक वोट गिना जाता था, जब 24 48 घंटे लाइव होता था। हाँ। दूरदर्शन पे जो आज तक की टीम करती थी, याद कीजिए। बिल्कुल। लेकिन वहाँ उसमें ब्रेक होता था, उसमें टीमें बदल जाती थी, उसमें एंकर बदल जाते थे। कि चाय पानी पी लिया, सब यहाँ कुछ। अब एंकर स्टूडियो में लगातार थे। यहाँ एंकर नहीं बदला था, हाँ। यहाँ रिपोर्टर नहीं बदला था। हमारा वो साथी रिपोर्टर, वो भी 18 घंटे खड़ा, वो भी खड़ा, ये उसका भी रिकॉर्ड है। वो आज एक बड़े चैनल का बड़ा चेहरा है, बड़ा एंकर भी है। बिल्कुल। और उस इवेंट ने तो खैर टीवी की दुनिया में बहुत कुछ बदला। लेकिन कोई और खबर, कोई और वाकया ऐसा हुआ जो आपको आज तक याद है, जिसमें या तो आप डरे हों या बहुत खुश हुए हों, कुछ भी जो आपके जहन में ठहरा हो? जब आप बाद में किताब लिखेंगे ना ये सब होने के बाद, तो किस पर फोकस करेंगे? नहीं, मैं किताब, अच्छा आइडिया है, थैंक यू वेरी मच। लिख तो नहीं सकता हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है, लेकिन कोशिश करूँगा। आप कह रहे हैं, आप जैसे किसी दोस्त की मदद लूँगा उसमें। 26/11 कभी ऐसा ना हो अपने देश पर, किसी पर भी। वो जो मुंबई पर हमला हुआ, ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे, कसाब घुसा अपने साथियों के साथ, तो फिर से हमने लाइव करना शुरू किया। नितिन, आज भी हम बड़े अजीब सी फीलिंग होती है, समझ में नहीं आता। हम लाइव दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे हेमंत करकरे, एटीएस चीफ। तो हम दिखा रहे थे कि देखिए एटीएस चीफ जो है वो पहुंच चुके हैं और वो बिल्कुल ताज होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हैं। और देखिए लीड कर रहे हैं, हेमंत करकरे यहाँ पर खड़े हुए हैं। हेमंत करकरे अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, पुलिस ने और सब पूरी तरफ से आतंकवादियों को घेर लिया है और ये करा है, वो करा है। और हेमंत करकरे निर्देश दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लगातार। आप विश्वास करेंगे, क्योंकि कई जगह, मल्टीपल जगहों पर हमला किया गया था। सायन हॉस्पिटल पे भी किया गया था, वीटी पर था, ताज पर था, है ना, तो लियोपोल्ड कैफे था। हाँ, कैफे था। तो जगह जगह हम जा रहे थे, सब जगह गया मैं। पता चला दूसरी जगह रिपोर्टर है, वहां चले जाइए, तो वहां दिखाने लगे। अचानक से स्विच करके जब तक दूसरी जगह गए, अचानक से कान, जी दूसरी जगह गए, अचानक से कान में, कुछ देर बाद अचानक से कान में आवाज आई, हेमंत करकरे को गोली लग गई, वो नहीं रहे। एंड मैं जैसे अभी स्तब्ध हूं और बोल नहीं पा रहा हूं। आई वॉज कंप्लीटली स्पीचलेस। अब हमारा डायरेक्टर, कान में आवाज आ रही है, कह रहा है कि क्यू बॉस, हेमंत करकरे, ब्रेकिंग ब्रेकिंग, बोलिए। और मैं बोला ही नहीं जा रहा था, जिसके बारे में भी बता रहे थे बिल्कुल अभी नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? और एटीएस चीफ सीधा, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। मुझे ना अपने कानों पे विश्वास हो रहा था, ना मेरा वो डायरेक्टर जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके कमांड्स लगातार हर रोज लेता हूँ, उसी के इशारों पे काम करता हूँ। बोलता है ब्रेक तो ब्रेक, वो बोलता है लाइव तो लाइव, बोलता है फोन तो फोन, नहीं तो नहीं, और मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ, जबकि अपराध था। बड़ी हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया, क्योंकि तब तक वहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया था, ब्रेकिंग शुरू हो गई थी। एटीएस चीफ हेमंत करकरे को गोली लगी, शहीद हुए। लेकिन कैसे अपने इमोशंस पर काबू पाया, कैसे अपने आंसुओं को रोका, कैसे अपनी आवाज़ को भर्राने से रोका, और किस तरह से हमने वो खबर पढ़ी, मेरा दिल बैठ जाता है, रूह कांप जाती है नितिन। मतलब इंडस्ट्री की दुनिया में वो भी एक ऐसी रात थी जो मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि जब कोई घर नहीं गया, शिफ्ट खत्म होने को थी और अचानक ये हुआ, और पूरी रात हम फिर बैठे, लोगों को मालूम नहीं होता। असल में क्या, साथ में थे तब? नहीं, आप नहीं थे, थोड़े बाद में आया था, आपने हमें बाद में ज्वाइन किया, थोड़े बाद में आया था। तो मैं यही कह रहा हूँ, लोग नहीं जानते कि टीवी में जो लोग काम करते हैं उनकी भी ड्यूटी ठीक है, मतलब तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। आप इमोशंस भी रोकेंगे, आप घर भी नहीं जाएंगे कई दिन। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने उस वक्त बताया कि 26/11 के वक्त
3-3 4-4 दिन वो अपने घर नहीं गए, नहीं गए ना, सच्चाई वहीं है। रुक गए। बिल्कुल सच्चाई है, और ये नहीं कोई गए। आसान नहीं होता। और ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे साथी लोग आप नहीं कितने जाते। डिप्रेस होकर खबरें बनाते रहते हैं, विजुअल जिनको हम बोलते हैं वो कटते रहते हैं, बाइट्स लेते रहते हैं, और आपके सारे इमोशन रुके रहते हैं। इंसान के तौर पर आप बहुत प्रभावित हो रहे हैं वो जो हो रहा है, लेकिन आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि आपको देश को खबर देनी है, दुनिया को, और ज्यादा मुश्किल एंकर के लिए वो कैमरे पर खड़ा है और चीजें चल रही हैं, वो प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन लगातार कह रहा है, बता रहा है। और जब 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कई बार कि वो कहीं अकेले में बैठता होगा या थोड़ी आवाजें आसपास की शोर शांत होता होगा, तब वो प्रोसेस करता होगा, तब वो कितना अकेला महसूस करता होगा, तब वो कितना दुखी महसूस करता होगा, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला दुखी होने का। तो बिल्कुल सही बात है। तो वो हेमंत करकरे जी की खबर मैं नहीं पढ़ पाया था, बहुत मुश्किल में मैंने पढ़ी थी। आप जानते हैं कोरोना में जो हुआ आपके मेरे, और मुझे लगता है कि कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं होगा जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसके घर से कोई ना गया हो। मेरे भी घर से लोग गए। हमारा एक साथी, मेरी ड्यूटी थी, मुझे बुलेटिन करना था, शुक्रवार का दिन था, 2 बजे का बुलेटिन करना था। हमारी साथी नवजोत 2 बजे तक बुलेटिन कर रही थी, उन्हें मुझे रिलीव करना था, और रोहित सरदाना की खबर आई। रोहित की खबर आ गई। नवजोत फूट फूट के रो रही थी। मुझे, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, मुझे स्टूडियो में जाना था, मैं नवजोत के सामने खड़ा हुआ था। नवजोत बोल रही, सईद आ जाओ, ले लो, बैठ जाओ, लेकिन ना मेरी हिम्मत हुई, ना मैं गया। और मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा बुलेटिन होगा जो मैंने छोड़ा है ड्यूटी लगने के बाद, अपनी मर्जी से। मैं नहीं कर पाया। हमारी साथी हैं नेहा बाथम, वो आई, उन्होंने नवजोत को रिलीव किया, और मैं नवजोत के ऐसे सामने, जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं स्टूडियोज़ में, और सामने नवजोत खड़ी हूँ, बोल रही हैं कि सईद आ जाओ, आ जाओ। मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं पढ़ पाया। तो वो पहला हेमंत करकरे जी वाला तो करना पड़ा था, लेकिन रोहित के टाइम पर उस दिन पूरे दिन हम इस स्थिति में नहीं थे कि हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। नहीं, और मैं उसी वक्त वो 2 बजे मेरा ही बुलेटिन था, मुझे पढ़ना था, लेकिन क्योंकि रोहित की ही खबर पर थे हम लगातार। हाँ, वो तो पूरा दिन बड़ा। तो एक बात बताइए, एंकर के तो चैलेंजेस ठीक है, हमें समझ में आ रहे हैं, थोड़ी बहुत उसकी झलक मिल रही है। आप रिपोर्टिंग के लिए बाहर भी गए, वो कितना अलग होता है स्टूडियो के माहौल से जब आप बाहर निकलते हैं? बिल्कुल अलग होता है। अब स्टूडियो में तो आप बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, स्टूडियो में आप राजकुमार होते हैं, राजकुमारी होते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया मेकअप, बढ़िया टाइज, शानदार सूट, सब आप ही के लिए कर रहे हैं। और हमारी साथियों के लिए, लड़कियों को तो कमाल धमाल, मतलब मेकअप उतरने के बाद आप देखिए पहचानेंगे नहीं, मेकअप लगा के स्टूडियो में बैठ के वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है। सॉरी, हाँ, मतलब हमारी साथी लोग ऐसे नहीं है, बिना मेकअप की भी अच्छी लगती हैं। लेकिन अमूमन आप ये कह रहे हैं ज्यादातर एंकर्स ऐसे हैं, भाई मेकअप ऐसा रहता है कि वो अलग चेहरा दिखता है, मेकअप उतरने के बाद थोड़ा अलग लगेगा आपको। नहीं, फिर से बोल रहा हूँ नितिन, अब वो एंकरिंग में गोरा, काला, मोटा, पतला, नाटा, मोटी नाक, पतली नाक, खूबसूरत फीचर्स, वो सब नहीं चलता है। आपकी नाक मोटी, हम मेकअप से उसको शार्प कर देंगे। आपका जो भी फेस का एंगल बहुत बढ़िया आता है वो दिखाकर वहां से कर देंगे। कैमरा आपको एकदम बदल कर, फिल्टर्स, हमने कहा ना कि आप मोबाइल फोन में जो फिल्टर्स है वो हमारा कैमरा उससे 1 लाख गुना बेहतर फिल्टर्स देता है। और बाहर आप, हाँ चलिए, तो लुक एंड फील की बात हो गई। तो स्टूडियो में जब आप होते हैं तो स्टूडियो में आप बहुत बने ठने प्यारे से राजा बाबू बेटा की तरह, मम्मी जिस तरह से स्कूल भेजती है मना समरा के, उस तरह से आपको बैठाया जाता है। और दूसरा, आपके पास आपका डायरेक्टर होता है, कान में जो ईपी लगा होता है दोस्तों हमारे, एक एक चीज़ हमें ब्रीफ की जाती है। प्रॉम्प्टर भैया हैं एक हमारे, जो सामने सब लिखा होता है, सारा ज्ञान वहाँ पर, ये जो प्रोड्यूसर्स हमारे वो टाइप करते रहे और वहाँ पर आता रहता है। तो एक एक शब्द हमारे पास सामने लिखा हुआ हो सकता है, कई बार प्रॉम्प्टर नहीं भी होता, लेकिन 99% हमारे पास प्रॉम्प्टर होता है। एक बार मुझे याद है, मैं आपके स्टूडियो में खड़ा था और आपका प्रॉम्प्टर खराब हो गया था और सब पाँव से चला रहे थे। वो आपने ऊपर से उछाला नीचे, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, पर वो गनीमत थी कि आपको मालूम था कि खबर क्या क्या आने वाली है, तो आपने अपने मन से, दिमाग से कुछ ना कुछ बना के निकाल दिया। तो ये बड़े चैलेंज है स्टूडियो में एंकर का। ये चैलेंज बहुत बड़ा है नितिन। अचानक फोन कट गया, आपके पास प्रॉम्प्टर है, प्रॉम्प्टर फेल हो गया, जैसे उस दिन फेल हो गया, आपने भी देखा। आप रिपोर्टर के साथ बात कर रहे हैं, फोन कट गया, सिग्नल नहीं मिला,
अब जैसे अब वो कह रहा ब्रेकिंग है ये, और आपको पता ही नहीं खबर आपको क्या पता ही है, नहीं। बताने वाले का फोन कट गया। फोन कट गया तो आप क्या करेंगे? नहीं, उससे ज्यादा परेशानी पता है कब होती है? जैसे मान लो आपको दिया ब्रेकिंग, आपको एकदम से अचानक से स्क्रीन पर आपकी आ गई खबर कि महाराष्ट्र की सरकार गिरी। अब आपको कुछ नहीं पता इसके महाराष्ट्र आगे पीछे पता नहीं। महाराष्ट्र की सरकार क्यों गिरी, क्यों गिर सकती है, किसने गिरा दी, क्या हो गया। अब आपको वो खबर सिर्फ आपके कान में तो एक आवाज आ गई कि महाराष्ट्र, तब तक प्रॉम्प्टर पे भी दोस्तों कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि प्रॉम्प्टर पे लिख दिया है, चल तब तक रहा नहीं लिख दिया, तब तक नहीं लिखा गया। आ जाएगा 2-4-5 मिनट में लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन ब्रेकिंग सिनेरियो में नहीं लिखते। उन्हें पता है कि एंकर हमारा इतना इंटेलिजेंट है, जो कि नहीं होता। मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो खूब बनाई ब्रेकिंग्स एंकर के लिए, है ना। तो अच्छा, आप तो पॉइंटर्स लिख देते हैं ना बस, कि महाराष्ट्र की सरकार गिरी, ये मान के महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, बिल्कुल मान के चला ही जाता है। नहीं, आप बड़ा जर्नलाइज लिखते हैं ताकि लोगों को खबर समझ में आ जाए। हाँ। महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल, तूफान। मुहावरों से काम चलाइए जब तक असली खबर आ रही है। हाँ। क्योंकि आने में समय तो लगेगा। अब एंकर का चैलेंज ये होता है नितिन, कि उसे कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में जो सीटें हैं वो एक पार्टी की सरकार है, विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और अगर है तो कौन सा ऐसा गठबंधन का दल है हाँ। जो अगर अपने आप को विड्रॉ कर ले कहीं तो कुछ सरकार डिस्टर्बेंस गिर चल रहा था क्या, या सरकार गिर पता होना जाएगी, चाहिए। या कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था, पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि इस दुनिया में आप सब कुछ जानते हैं, आप विद्वान हैं, आपको सब कुछ पता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं महाज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ सारा ज्ञान है, मैं सब जानता हूँ, तो वो क्या है? बस वही है। बहुत बड़ा बेवकूफ़ है या झूठा है, जो आपको और हमें बेवकूफ़ बना रहा है और खुद झूठा है। ऐसा संभव नहीं है। दुनिया में नितिन इतना है कि हम जीवन भर अगर ज्ञान हासिल करते रहें तो भी उम्र जीवन कम भर है। तो एक सेकंड भी अगर हम सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में लगा दें तो भी नहीं, तो भी कम है। हाँ, पर हम बात कर रहे थे, ये तो स्टूडियो के चैलेंजेस हो गए एंकर के तौर पर, आपने जो झेले 25-30 साल, बाहर निकलते हैं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर क्या बदलता महसूस करते हैं आप? बाहर निकलते हैं तो एक रिपोर्टर जो होता है वो एंकर से कहीं ज़्यादा मेहनती होता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने एफर्ट्स लगाता है, वो अपना ज्ञान लगाता है, और एंकर से कहीं ज़्यादा एक रिपोर्टर जानता है, ज्ञानी होता है, उसके पास अपने सब्जेक्ट की या अपनी फील्ड की, अपनी बीट की या अपने राज्य की जानकारी होती है। तो उसे मेहनत करनी होती है। वो पूरा दिन एक खबर के लिए खड़ा रहता है, वो पूरा दिन एक खबर के लिए अगर मान लीजिए किसी किसान ने सूखे के कारण आत्महत्या कर लिए तो उसके गांव में पैदल चल के 5-5, 10-10 किलोमीटर जाता है। अगर कहीं बाढ़ आ गई है तो बाढ़ के पानी में कई किलोमीटर अंदर तक जाके, जहां पर एक गांव में लोग फंसे हुए हैं, वहां तक पहुंचता है। तो एक रिपोर्टर का कंट्रीब्यूशन, रिपोर्टर की मेहनत तो हम कभी भी मैच नहीं कर सकते। और आप हम भी लोग तो निकलते हैं कई बार रिपोर्टिंग करने। हम भी जाते हैं, खूब जाते हैं, हमारे सारे एंकर साथी जाते हैं। अब तो हर एंकर को जाना पड़ता है। कोई कोई भी मुश्किल एंकर रिपोर्टिंग ऐसा याद नहीं है? बहुत सारी मुश्किल रिपोर्टिंग। हम मुंबई में एक शो कर रहे थे, और वो शो होता है कि 2 पार्टी के नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया गया, और उनके बहुत सारे समर्थक जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न तक तो हंगामा हो गया। हम इस संस्थान में नहीं, दूसरे संस्थान में थे, और सीधे तोड़फोड़ शुरू हो गई। लाइव था शो, लाइव शो को बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि लाइव में आप जानते हैं जब हम इस तरह के लाइव शोज करते हैं तो हमारा सारा कंट्रोल फील्ड में वहीं उसी जगह होता है। तो पीसीआर मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जहाँ से लाइव आप करते हैं। आप तो जानते हैं, मैं अपने जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो उससे भी तोड़फोड़ दिया गया। ओहो। आप विश्वास कीजिए, जो ओबी वैन होती है हमारी, हाँ, मुझे हमारे साथियों ने, हमारे जो कैमरामैन साथी थे वहाँ पर, जो फील्ड में 1-2 प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने किसी तरह से पकड़ के, बचा के, भीड़ से निकाल कर, और थप्पड़ तो पड़ चुके थे, निकाल के ओबी वैन में बंद कर दिया। अब हमारे सारे साथियों को वहाँ उन लोगों ने रोक लिया। जब तक कि हमारे ऑफिस से फ़ोन नहीं जाता पुलिस को, जब तक कि पुलिस नहीं पहुँचती, या पुलिस पहुंचती भी तो महाराष्ट्र में ये हम आपको बात बता रहे हैं 2004 की, 2004 लोकसभा इलेक्शन की।
तो कई बार ऐसे जान भी बचानी पड़ती है। तो हम जी नितिन, बिल्कुल जान बचानी पड़ती है। तो हम आपको बात बता रहे हैं 2004 लोकसभा इलेक्शन की। तो वहाँ हमारे साथियों ने हमें ओबी वैन में बंद कर दिया। उन्होंने जितनी हमारी गाड़ियाँ थी, वहाँ पर ऑफिस की गाड़ियाँ थी, तो उन्होंने वहाँ नितिन जितनी हमारी गाड़ियाँ थी सब में देख लिया, और उनको था कि एंकर को बुलाओ, इसको बुलाओ, इसकी गलती है। ओबी वैन, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओबी वैन में सिर्फ ड्राइवर होता है और सारा टेक्निकल वो छतरी होती है, छतरी डिश होती है, वो छतरी होती है। तो वही 2-3 घंटे हम उसमें फंसे रहे। हमारे ऑफिस में भी लोगों ने कह दिया कि नहीं, पुलिस है तब भी उसे वहाँ से नहीं निकालना, जब मामला शांत हो जाएगा। रात को ये शो जाता था 9 बजे के लगभग। 12 बजे के लगभग जब सब शांत हो गया, पुलिस आ गई, उन लोगों को समझौता हुआ, कुछ लोगों को पुलिस ने डांटा डपटा, तब जाके जान बची, वहाँ से निकाला। वो एक बड़ा याद आता है, खतरनाक मामला था, वो याद आता है। दंगे फसाद की जो रिपोर्टिंग होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। गए आप कभी करने? हाँ, बहुत कई जगह ऐसा हुआ कि वहाँ आपको जाना पड़ा। तो मुझे बताइए, जैसे आपने दंगे की बात की, कभी सांप्रदायिक माहौल हुआ, रिपोर्टिंग के लिए गए, रिपोर्टर्स तो हर पक्ष में जाने की कोशिश करता है, सबकी बात सुनने की कोशिश करता ही है, लेकिन उसकी अपनी कई बार जो धार्मिक पहचान है वो कई बार उसके लिए मुश्किल खड़ी करती है। वो कैसे हैंडल करता है? क्योंकि वो धार्मिक पहचान ओढ़कर नहीं चल रहा होगा भले ही, लेकिन जो भीड़ है, जो हिंसक है, जो उन्मादी है, वो तो ढूंढ रही है। नहीं नितिन, रिपोर्टर, एंकर और पत्रकार कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं होता, शूद्र नहीं होता। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपको हमें सिखाया भी गया है, पढ़ाया भी गया है, और फील्ड में यही होता है। मुझे कई ऐसे अवसर मिले जब हमने इस तरह की रिपोर्टिंग की, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप इस धर्म विशेष से संबंधित हैं इसलिए आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सिचुएशन जब ऐसी बनती है तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता होगा। आपके पास तो कोई हथियार नहीं है, आपके पास कोई हथियार नहीं है जान बचाने का। और भीड़, देखिए नितिन, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। भीड़ थोड़ी देखती है। और जो उपद्रवी होते हैं, जो उन्मादी लोग होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, और वो भी वो इंसान ही नहीं होते, वो हैवान होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शैतान होते हैं। और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होते, वो सिर्फ उस समय शैतान होते हैं जो मानव का कत्ल करते हैं, हत्या करते हैं। तो वहाँ अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत बहादुर हूँ, अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं एक एंकर हूँ, और मैं चैनल में काम करता हूँ, मेरे साथ सिक्योरिटी है, तो आप बेवकूफ़ी करते हैं। आपको अपने आप को बचाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। एक निश्चित जगह से आगे बढ़ने के लिए पुलिस आपको रोकती है, हाँ, और पुलिस ये कहती है कि यहाँ हम खड़े हैं, आप यहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए। लेकिन कई बार हम ये करते हैं, हमारे साथी लोग ये करते हैं कि वो सब पुलिस को छोड़ छाड़ के आगे, वो खतरा है। वो आप अपनी जिंदगी खतरे में इसलिए मत डालिए क्योंकि आपके पीछे आपका घर परिवार। सही है। पॉडकास्ट के हम बिल्कुल आखिरी चरण में हैं, 1-2 सवाल भी लूँगा, लेकिन उसके पहले एक जिज्ञासा। देखिए, जब लोग पत्रकारिता में आते हैं उन्हें बताया भी जाता है ना कि भाई ये तो 24 घंटे का काम है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, जाना पड़ेगा। कभी ऐसा भी हुआ कि जब तुरंत फ़ोन आया कि भैया चले आओ, कहीं किस सिचुएशन में फंसे हैं पता नहीं? एक बार नहीं नितिन, हमेशा हुआ है। लेकिन कैसे संभालते हैं? बता रहे हैं आपको, ज़बरदस्त तारीफ फैमिली की, ज़बरदस्त तारीफ दोस्तों की, आप जैसों की। हमारे एक साथी ने हमारे बारे में लिखा कि हम किसी भी पार्टी, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी में सबसे अंत में जाने वाले व्यक्ति होते हैं, और सबसे अंत में वहाँ से आने वाले व्यक्ति। उसका कारण ये है कि हमारी ड्यूटी आज से नहीं, बरसों बरस से मैंने शामें नहीं देखी। मेरी ड्यूटी हमेशा शाम की होती है, मतलब रात या तो 11 बजे ख़त्म होती है, रात पहले 11 बजे ख़त्म होती थी, अब रात 12 बजे ख़त्म होती है। तो मैंने शामें नहीं देखी। मुझे खूबसूरत शामों का बहुत कम एहसास हुआ है अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में। पहला जो न्यूज़ चैनल, प्राइवेट न्यूज़ चैनल जहाँ काम किया, वहाँ भी 10 बजे का बुलेटिन था, बताया था आपको, वहाँ भी 11 बजे फ्री होते थे, और तब से लेकर आज तक जिस चैनल में रहा यही शिफ्ट रही। हालांकि ऐसा नहीं, मॉर्निंग खूब की,
मॉर्निंग शिफ्ट बहुत की, लेकिन बहुत इनिशियल दौर में की। वो शुरुआती 5-7 साल में मॉर्निंग किया। पता नहीं कितने त्योहार नहीं देखते नहीं देखा। होली, दिवाली, ईद, हम कितने त्योहारों में तो मैं और आप एक साथ रहे हैं। अभी देखो, अभी दीपावली आ रही है और हमने वॉलंटियर कर दिया, अपने साथियों को बोल दिया कि इस दीपावली की, हर दीपावली हम रहते हैं, इस बार भी हम रहेंगे, सबकी छुट्टी, किसी को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो बात बोल रहे थे, तो सबसे पहले फैमिली, फ्रेंड्स, सबको मालूम है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आएंगे ज़रूर जाते हैं, लेकिन बहुत लेट पहुंचेंगे, जहां सब मेहमान निकल चुके होते हैं, लेकिन जाते ज़रूर हैं, लेट पहुंचते हैं। कभी फैमिली ने ये नहीं कहा कि होली पे आ जाओ, दिवाली पे आ जाओ, कॉल ऑफ ड्यूटी, ईद पर आ जाओ, कभी नहीं कहा। ये कहा कि छुट्टी मिल जाए तो आ जाना। कभी दोस्तों ने ये नहीं कहा कि यार एनिवर्सरी है, यार बच्चे का बर्थडे। फौजी के परिवार का माइंडसेट रहता है कि छुट्टी कभी भी कैंसिल हो सकती है, ऐसा ही कुछ रहता होगा आपके आसपास के लोगों का भी कि भैया नहीं, कभी भी जाना पड़ सकता है अगर आप भी गए तो। हमें लगता है पत्रकार नितिन एक फौजी होता है जिसका कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते, वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, और शादी में है, ब्याह में है, बर्थडे में है, अपनी एनिवर्सरी में है, बच्चे के बर्थडे में है, घर में मेहमान आए हैं, बड़े से बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर आदेश हुआ तो आपको उसी समय सब कुछ छोड़कर इनफैक्ट एक वाकया तो मुझे याद है, जब 12-13 की बात होगी, 2012-13 की, जब बाबा रामदेव यहाँ दिल्ली में बैठे थे और कई दिनों तक बैठे रहे थे और आधी रात को लाठी चार्ज हो गया था। मैं न्यूज रूम में ही था, तब हम दोनों साथ में काम करते थे। और आप जब भागकर आए तो आप इस पोशाक में तो थे नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहां से कमांड हुई कि अब लाइव जाएंगे, और अमूमन 12 बजे लाइव खत्म हो जाता था। और जब आप भागे तो पीछे पीछे मैं भागा, मुझे कहा कि जाओ उन्हें असिस्ट करो, क्योंकि बाकी आपका स्टाफ जा चुका था। जी बिल्कुल। फिर मैं भागा, कोट उठा रहा हूँ कहीं से कमीज उठा रहा हूँ, और आपने अचानक से माइक लगाया और आपने टीवी देखा भी नहीं क्या चल रहा है, आपको बस कान में बता रहे थे वो कि ये चल रहा है, बोलते रहिए। और जब तक आप कैमरा पर लाइव नहीं हुए, गए नहीं, तब तक आप बोलते रहे, कमीज पहनते रहे, कोट पहनते रहे। तो मैं पहली बार, मतलब मैं एक्साइटेड भी था, नई नौकरी थी कि ऐसा होता है यार, कितना मजेदार है, कहीं से भागा आदमी आ रहा, खबर पढ़ रहा है, दिख रहा नहीं है, लेकिन नहीं ये मजेदार बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने याद दिलवा दी। तो आज हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों के सामने आपका धन्यवाद, आपने इतनी मदद की थी और इतना पॉजिटिवली उस चीज़ को लिया था, और वो हम लोग लाइव चले गए थे, और वो बहुत बड़ी खबर थी। और मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद, आधे घंटे में सब चैनल लाइव आ गए। यस। तो उस वक्त ये समझ में आया, और मैं टीवी को समझने की कोशिश उस टाइम कर रहा था कि कोई किसी को बता नहीं रहा है, लेकिन हर चैनल में कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें इस बात का एहसास है कि ये खबर कितनी बड़ी होने वाली है, हो चली है। वापस बुलाओ एंकर्स को, कुछ लोग गाड़ियां वापस मोड़कर खुद आ गए थे। बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट पीसीआर, इसके आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही बात। पीसीआर में एक लड़का जो इंटर्न था, मेरा साथी था, वो चला आया। किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तो हमारे जो नाम जरूर बताइए, मजा आ जाएगा। बहुत आशीष था। और पता है आशीष आज एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। बिल्कुल, बीबीसी में भी चले गए। नहीं, एक इंटरनेशनल चैनल, नाम भी बता देते हैं। अल जजीरा में स्टूडियो डायरेक्टर है भाई, वो बहुत बड़ा आदमी उस वक्त इंटर्न आशीष था जी। कपिल ने भी उनके साथ काम किया, हमारे साउंड इंजीनियर है। तो अल जजीरा में ही है ना आजकल। हाँ, तो वो ऐसे भागा है, मैं भी इंटर्न था, तो हमें तो मजा आ रहा था। हमें ऐसा छोटे बच्चों से मेले में छोड़ देते ना, हमें मजा आ रहा था न्यूज रूम देख के कि क्या मजा आ गया। तो 12 बजे फिर से एकदम से रौनक हो गई। तो उसने पहली बार उस दिन पीसीआर हैंडल किया। अगले दिन बड़ी तारीफ मिलती है। कई बार ऐसे मौक़ों पर जब आप काम करते हैं तो न्यूज़ रूम में एक अगले दिन बड़ा तारीफ मिलती है कि भाई रात को ये चले आए, कई घंटे काम किया, एरर फ्री किया। उस दिन गलतियां भी माफ थी भाई। हाँ बिल्कुल। तो अगले दिन हमारी बड़ी तारीफ हुई कि तुम लोगों ने यार बड़े अच्छे से हैंडल किया। बहुत शानदार पूरा शो आपने किया, पूरा लाइव आपने किया, सारा क्रेडिट आपको मिला। जो टीआरपी आई उसका क्रेडिट आपको मिला। और एस्पिरेंट्स जर्नलिस्ट जो है, यंग जर्नलिस्ट जो है, उन्हें आशीष और आपसे सीखना चाहिए। देखिए आज आशीष, हमारी इतनी तारीफ ना कीजिए। इसलिए आशीष और नितिन से सीखना बिल्कुल करेंगे। इसलिए सीखना चाहिए कि आशीष आज एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनल में स्टूडियो डायरेक्टर है, और नितिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे चैनल के आप हेड है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों अगर उस ज़माने में आप में ये जज्बा नहीं होता सीखने का, या आपने इतनी साफ गोई से, इतनी ईमानदारी से कहा कि हमें मज़ा आ रहा था, हम बच्चों की तरह आ गए, काम करने लगे, वही ट्रेनिंग थी और वही आपका एक्सपीरियंस था जिसने आज आपको इस गद्दी पे, इस कुर्सी पे बिठाया, और जिसने नितिन को यहाँ पहुँचाया और आशीष को वहाँ पहुँचाया। इनफैक्ट आपकी बात से याद आया कि अब भी होता है, पहले कम होता था, भूकंप आते थे, तो मुझे तब एहसास नहीं था इस बात का। एक बार हम बैठे थे और भूकंप आ गया, तो कुछ लोग भागे
बाहर, और तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि ब्रेकिंग चला दो। तो मैं नया नया रनडाउन सीखा था। रनडाउन एक ऐसी कुर्सी है जहाँ से सारी ब्रेकिंग और खबरें सबसे पहले आपके पास आती है। बड़ा कठिन काम है। वहां से जो लिख दिया वो खटाक से स्क्रीन पे आता है। वहां बैठे तो मैंने कहा मैं लिख देता हूँ ब्रेकिंग, तो लोग भाग रहे हैं और हिल रहा है सब, और हम रनडाउन में बैठ वापिस आ गए भागते हुए कि हम लिख देते हैं। तो उस दिन मैंने ये देखा कि कुछ लोग भूकंप में, बाढ़ में, मतलब जान बचाना जरूरी है, डेफिनेटली जान बचाते भी हैं लोग, पर वो एक काम का कुछ एक्साइटमेंट भी होता है कि नहीं यार ब्रेकिंग चला देते हैं इसकी। तो वहां बैठ के ब्रेकिंग चला रहे थे, थोड़ी देर में देखा सब चलेगा, तो हमारी सीनियर ने कहा तुम भी बाहर निकलो। तब तक खैर भूकंप ठंडा हो गया था, और जो एंकर थी उस वक्त, अब वो एक अलग जगह पर हैं, बहुत मशहूर हैं, वो भी स्टूडियो में थी, तो उनसे भी किसी ने कहा था कि आप निकल जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं निकलेंगे नहीं, वो भी नहीं निकली। वाह वाह, आप दिखाओ जरा लाइट्स जो हिल रही हैं। तो मुझे तब मैं आसपास के लोगों से सीख रहा था कि न्यूज़ चैनल्स भी लोगों को कम मालूम है, और जिस भी माध्यम से पहुंचता होगा सही गलत पहुंच जाता है, लेकिन जो अंदर के लोग हैं वो भी शायद उस तरह खुलकर बताते नहीं। लेकिन कई बार बहुत ज़बरदस्त चैलेंजेस आते हैं, जान भी जोखिम में होती है, बाहर भी अंदर भी, लेकिन लोग एक्साइटेड रहते हैं कि ये तो चैलेंज है, कहाँ जाना है। वॉर होती है तो लोग चले जाते हैं, अभी सारे हमारे आग लगती है तो सबसे पहले, बाढ़ होती है, तूफान आता है, वहां से बाहर निकाला जाता है लोगों को, लेकिन रिपोर्टर की ड्यूटी लगती है और वो जाता है, और होड़ लगती है जाने की कि मैं जाऊंगा। भाई उड़ीसा के तट पर, तमिलनाडु में स्वामी विवेकानंद टेम्पल के वहाँ हमारे रिपोर्टर्स खड़े रहते हैं। और आपने भूकंप का जो जिक्र किया नितिन, तो दिल्ली में पिछले दिनों बहुत भूकंप आए। अब एक दिन हम शिफ्ट ख़त्म करके यहाँ से निकले 12 बजे, और 12:30 के लगभग घर पहुँचे होंगे। 12:40-45 पे भूकंप आ गया। तो यहाँ जो हमारे शिफ्ट इंचार्ज थे उनका फ़ोन आया राजेश राज जी का कि सईद भाई मैं वापस लौट रहा हूँ ऑफिस, और यार ऐसा ऐसा हो गया, तो आपका फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं और आप निकल जाइए, आप निकल आइए। मैंने कुछ नहीं पूछा, फ़ोन आया और फ़ोन पे लगातार भूकंप की रिपोर्टिंग, क्योंकि मैंने भी महसूस किया था, मेरी बिल्डिंग के सारे सामने लोग घरों से बाहर निकल गए थे, अपनी बैल्कनीज़ में आके नीचे उतरने लगे थे। काफ़ी तेज़ भूकंप था, और पूरा गाड़ी में, कार में अपना बताते हुए कि भूकंप आया है, ऐसा है। रिपोर्टर्स जुड़ गए सारे के सारे, उनसे बातचीत करते हुए आए। जैसे ही गेट पर आए तो गार्ड साहब खड़े थे, उन्होंने कहा सर आ गए आप? तो हमने इशारा किया कि लाइव। बोले हमें पता है यहाँ सब पूरा ऑफिस आ चुका है। सब सुन रहे हैं। नहीं, पूरा ऑफिस आ चुका है। सब वापस आ जाते हैं। तो और ऐसा नहीं है, हमारी बिल्डिंग, हम भी अभी भी 3rd फ्लोर पर बैठकर हम ये शो कर रहे हैं। तो भूकंप आता है तो सब भागते हैं, लेकिन हम लोग वहीं टिके रहते हैं। तो मुझे इसलिए कई बार मतलब इस बात का गर्व भी होता है, होना चाहिए, तमाम कमियों के बावजूद होना चाहिए, कि हम एक ऐसे पेशे में रहे हैं, आप तो खैर अभी भी हैं और हम पॉडकास्ट में आ गए, अब लाइव न्यूज़ में नहीं है, कि जब कहीं कुछ भी ऐसी घटना होती है कि लोगों को जान बचानी होती है, तो हम सब लौट कर अपने ऑफिस भाग आते हैं। कई लोग तो खुद चले आते हैं कि यार इवेंट है बड़ा, कुछ ना कुछ हमारे हाथ से भी हो जाए उसमें तो अच्छा है, लाइए फुटेज काट देते हैं, लाइए कुछ लिख देते हैं। तो ये मुझे कई बार बड़े इस एहसास से भरता है कि किसी पुलिस, किसी सेना, किसी दमकल कर्मी, किसी डॉक्टर से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है जो इस पेशे में लोग वाकई मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपने एक बात कह दी कि तमाम कमियों के बावजूद, वो आपका इशारा ये था कि हमारी साख गिरी है। हाँ, हर पेशे की गिरी है बाय द वे, हमारी क्रेडिबिलिटी ठीक है, अपनी बात करनी ठीक, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं नितिन आपसे कि मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों और श्रोताओं से ये बात कहना कि किसी एक व्यक्ति के लिए या कुछ लोगों के कारण आप हमारे पूरे प्रोफेशन या पूरे पेशे को प्लीज़ शक की नज़र से ना देखें। बहुत सारे लोग नहीं, अधिकतर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, और कुछ लोगों के कारण आप प्लीज़ हम लोगों पर उंगली ना उठाएं, हमें शक की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि बुरा लगता है। हम आपको बताएं, आज भी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो मौजूदा मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर वो जेल गया तो हाँ, अदालत ने तो भेजा, लेकिन अदालत पर और दुनिया के सामने उसे एक्सपोज करने का काम न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स और हमारी टीम नितिन जैसे लोगों ने किया है। और एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारी बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं जो जेल गए हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि हमने बिना डरे, बिना झुके, हमने उन लोगों के खिलाफ खबरें दिखाई हैं। हमने बड़े बड़े नेताओं और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वाले नेताओं, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के बारे में खबरें दिखाई हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया है, उनकी कुर्सी गई है, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी है, उन्हें पद देना, अपने त्यागपत्र देना पड़ा है अपने पद से, और इसलिए हमारे योगदान को आप कमतर मत कीजिए। लेकिन कुछ लोगों के कारण हमें
शक की दृष्टि से भी मत देखिए। अच्छा, अब क्योंकि एंड है तो कुछ सवाल ले लूं। एक गौतम है, बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से। उन्होंने कहा कि मैं सईद सर को, उन्होंने दोनों तीनों चैनल के नाम ले लिए, तब से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ। गौतम जी, हाँ, और मुजफ्फरपुर। आज तक रेडियो के हमारा एक पॉडकास्ट है बल्ला बोल, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने उन्हें वहां भी सुना। तो इतना तगड़ा फॉलो करते हैं आपको। अच्छा, आपका एक लंबा बैकग्राउंड रहा है स्पोर्ट्स का भी। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त थी, वो तो आप पे इसलिए फिदा थी, उसने तो आपको स्पोर्ट्स में ही देखा था पहले, फिर यहाँ न्यूज़ में देखा। तो मुझे याद है आप हमारे इंस्टीट्यूट आए थे एक लेक्चर देने, तो मेरे पाँव इसलिए कांप रहे थे कि एक टीवी पे इतने सालों से इस व्यक्ति को देख रहे हैं, सामने खड़ा है और पसीना पसीना था। वो इसलिए कांप रही थी कि यार ये तो क्रश है हमारे। उस समय क्यों नहीं बताया यार? मैंने बताया था, भूल गए। गलत बात है, नहीं बताया। आप अब अपनी दोस्त से बचने के लिए कह रहे हो ना? नहीं बताया था। गलत बात नहीं। तो वो थैंक यू केशव और इकबाल का शुक्रिया बल्ला बोल के लिए। हाँ, मेरा कोई योगदान नहीं है। केशव हैं बेचारे, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। वो आ जाते हैं, चले आते हैं, तो सारी मेहनत उनकी है, मैं तो कुछ नहीं करता। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आपका आज तक रेडियो का, नितिन का विशेषकर, उसमें चक्कर ये है नितिन कि देखिए पहला प्यार हाँ, इंसान कभी नहीं भूलता। और ऑडियो ये का। हाँ, और ये कमी आप लोग पूरी कर रहे हैं, इसलिए हम तो आपको याद करते हैं। मैं पता मना भी नहीं करेंगे ऑडियो के नाम पर। केशव और नितिन, आप तीनों का बहुत धन्यवाद बल्ला बोल के लिए। तो गौतम ये पूछ रहे थे, एक संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा, कई सवाल हैं वैसे तो, कि राजनीतिक इतने गर्म माहौल और तगड़ी बहस में भी खुद को संयमित कैसे रखते हैं आप? एंकर्स कुछ रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते, आप कैसे रखते हैं? बहुत सिंपल है। हम्म। जब आप किसी भी दुर्भावना से दूर रहते हैं, जब आप किसी भी तरह के राग द्वेष से दूर रहते हैं, जब आप किसी भी पक्ष विपक्ष से दूर रहते हैं, जब आप किसी का ना समर्थन करते हैं, न किसी के विरोध में बोलते हैं, जब जहां जो जैसा घटित हुआ और उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो बता देते हैं, जब आप सिर्फ न्यूज़ दिखाते हैं, अपने व्यूज़ नहीं देते, तो आप संयमित होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि हमारे जज आप हैं, आप जनता, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता। तो आपको निर्णय करना है, आपको फैसला करना है। हम वकील हैं, हमने आपके सामने रख दिया कि ये सच्चाई है, हमें ऐसा लगता है, आप फैसला कीजिए। सवाल को लेकर भी सवाल है कि, अरे हाँ, कि ये क्या मतलब बात हुई? सवाल को लेकर सवाल ये है कि सवाल तैयार करते कैसे हैं? कुछ आप तैयारी करते हैं कभी डिबेट से पहले, इंटरव्यू से पहले, या सब स्पॉन्टेनियस होता है? कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्योंकि एंकर्स देखिए सबके बेडरूम और ड्राइंग रूम तक पहुंचा है टीवी, एंकर्स पहुंचे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है नितिन। ये आपने जो सवाल, गौतम जी का ही है, किसी और का? ये अलग अलग लोगों ने कोई सवाल बात किए नहीं। हैं। तो चक्कर ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और एंकर के पीछे पूरी फौज होती है। फौज हमारे न्यूज़ डायरेक्टर सबसे पहले, उसके बाद हमारे आउटपुट हेड, उसके बाद हमारे शिफ्ट इंचार्ज, उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर, उसके बाद हमारे पैनल प्रोड्यूसर जो कि हमारे स्टूडियो डायरेक्टर होते हैं। 5 लोग तो ऐसे जो हमने तुरंत बता दिया। उसके अलावा हमारे साथी लोग, हमारे राइटर्स जो लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ये सारे हमारी शक्ति होती हैं। हम कुछ नहीं करते दोस्तों। इसको आप इस तरह से समझिए कि घर में आप वेज है नॉन वेज? मैं कभी कभी नॉन वेज, कभी कभी वेज। तो अगर बिरयानी खाते हैं आप? हाँ, खा लेता हूँ। तो अगर आप ऑथेंटिक बिरयानी खाएं, रंग बिरंगी, जिसमें चावल होते हैं, तो मेरी मम्मी अब तो खैर बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन एक ज़माने में बेहतरीन बिरयानी, दम बिरयानी बनाया करती थी, और लेयर से इतने बड़े पतीले में बनती थी, क्योंकि पिताजी के सारे दोस्तों के लिए बनती थी। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर, 6ठी लेयर। हम इसलिए बता रहे हैं कि एक कलर का चावल, दूसरे कलर का चावल, लेकिन सिर्फ चावल नहीं, पहले चावल, फिर एकदम वो स्लाइस प्याज और भुनी हुई, फिर एक और चावल, फिर मटन, फिर एक और चावल, फिर टमाटर, फिर एक और चावल, फिर हरी मिर्च। मतलब इतनी लेयर हो गई, मुंह में पानी आ गया लोगों के। और उसे हमारे जो अंकल्स आते थे, जो फैमिलीज आती थी, कौन पेश करता था? हमारी बहनें ले जाके फ्लॉन्ट करती थी। सारी मेहनत मेरी बेचारी माँ की, वो मसाले पीसती थी सिलबट्टा पे सब, और बेहतरीन खुशबू। केवड़ा, उस समय केवड़ा मुझे लगता था कोई जानवर होगा, बचपन से सुनता था। वो केवड़े के बिना बुरा ही नहीं करती थी। तो एंकर उसी तरह से होता है।
हमारा सारा जो रसोइया होते हैं वो हमारे साथी लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, राइटर्स होते हैं, पैनल प्रोड्यूसर होते हैं, एडिटर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं जो हमें खूबसूरत दिखाते हैं, बढ़िया दिखाते हैं, एडिटर होते हैं जो हमारी रिपोर्ट्स को बहुत शानदार एडिट करते हैं, और प्रश्न किस तरह से तैयार करते हैं थोड़ा मेन जिम्मेदारी हमारी है। हम खूब रिसर्च करते हैं लेकिन जाते हैं नितिन, यार नितिन इंटरव्यू करना है शिवराज सिंह को, सवाल क्या बताओ। पूछे यार, कुछ सवाल बताओ यार, शिफ्ट इंचार्ज बताओ 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 क्या करना है। नीरज आपके साथ ही हमेशा हम, जब भी नीरज हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, नीरज 4 सवाल प्लीज, तो नीरज दन से मेल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, देख लीजिएगा। और कहीं फंसते हैं। आपको कई बार आपको लगता होगा कि देखिए एक बात याद रखिए, आप जिसका भी इंटरव्यू कर रहे हैं वो अपनी फील्ड का मास्टर है। किसी पॉलिटिशियन का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसके क्षेत्र में कितना घूम लीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं जान सकते। आप किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप उसके डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में नहीं जान सकते। तो आप ये मत सोचिए कि आप उसे ग्रिल कर लेंगे, आप उसे फंसा देंगे, कभी नहीं। वो आपसे ज्यादा जानता है। हो सकता है वो कहे नहीं, कई बार मन मन मुस्काता हो कि क्या बेवकूफ है, क्या सवाल पूछ रहा है, कुछ नहीं पता। तो नितिन आप ये मत सोचिए कि जिस मिनिस्टर को आप इंटरव्यू करें, कई बार होता है ना, मिनिस्टर ने, दोस्तों आप देखते होंगे, मिनिस्टर ने फंसा दिया तो एंकर कुछ सेकंड्स बाद, 30 सेकंड 40 सेकंड बाद बोलता है रुकी जरा, रुक जाइए, डांट के बोलता है अब मैं बताती हूँ आपको, या मैं बताता हूँ आप, और वो आंकड़े रख देता है। 1975 में आप इस पार्टी में थे, आपने इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी को ज्वाइन किया और मंत्री बने। 1990 में आप इस राजनीतिक दल में थे, उसकी सरकार नहीं बनी, इसकी बनी, तो आपने वो छोड़ के वो ज्वाइन कर लिया, फिर से आप मंत्री बने। 2014 में आपने ये किया, 2015 में आपने, तो आप सोचते होंगे क्या महान ज्ञानी, लेकिन ऐसा नहीं होता जो कान पे लगा हुआ है ना। तो वही, अच्छा हमारी एक रिसर्च टीम होती है बहुत ज़बरदस्त, 24 घंटे के रिसर्चर्स होते हैं। अभी हमें कुछ चाहिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, अभी हम बोलेंगे एक मेल करेंगे और खटाखट इन्फॉर्मेशन, तो वो कान में लगातार। तो पैनल प्रोड्यूसर जो होता है, ये हॉटलाइन होती है दोस्तों, यहाँ सिग्नल कटने का कोई चांस नहीं होता। वो हमें बताता रहता है मंत्री जी बहुत उड़ रहे हैं, मंत्री जी से बोलिए, मंत्री जी आपने ये घोटाले किए थे, मंत्री जी आपको अदालत ने एसिस सन में आपके प्रति, आपके खिलाफ ये टिप्पणी की थी, सुन लीजिए। तो वो हमारा बैकअप है। हमारी टीम के बिना, हमारे प्रोड्यूसर्स के बिना, राइटर्स के बिना, पैनल प्रोड्यूसर के बिना, डायरेक्टर के बिना एंकर अधूरा है। 2 सवाल आखिर, एक वही जो मैंने पूछा था आप टाल गए, पवन कुमार साहू ने पूछा, ये भाई सईद अंसारी इतने फिट कैसे हैं? पहले तो मजाक था कि जलिए कुड़िए, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, साहू साहब पूरा नाम क्या? पवन कुमार साहू। तो वो तो नितिन मजाक था कि जलिए कुड़िए, हालांकि ये सच्चाई कि जलने कुड़ने से खून जलता है, तो आपको लगता नहीं है कुछ भी खा लो आप। लेकिन तो नितिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अब जैसे हमारे 3-4 फ्लोर हैं और 3-4 फ्लोरों पर हमारा काम है। 2nd फ्लोर पे स्टूडियो है, 3rd फ्लोर पर आप हैं, 4th फ्लोर पे कुछ और है। तो हमें कहीं भी जाना होता है, जैसे अभी हम नितिन के पास आए तो मैं स्टेयर्स से आया हूँ, 2 बार 2 बार आपके पास आया, 2 बार सीढ़ियाँ चढ़कर आया, तो मैं लिफ्ट नहीं लेता। और मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है कि मैं लिफ्ट नहीं लेता। बहुत ज़रूरी है, जैसे जब हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो हमें इन करना पड़ता है पार्किंग से अंदर आने के लिए, वहाँ मजबूरी है, वहाँ लिफ्ट लेंगे, वहाँ स्टेयर्स नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है सीढ़ियाँ, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो इन नहीं कर पाएंगे। तो मैं सीढ़ियाँ लेता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम करूं तेजी के साथ करूं। हाँ, नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आपको कभी चलते हुए नहीं देखा, तेजी से चलता हूं, भागते हुए देखा है बस। ये किसी आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने कभी ये राय दी थी कि ये जो लोग वॉक करते हैं ना, शाम को टहलते हैं, 1 घंटा टहल, कुछ फायदा नहीं होता उससे। हमने कहा क्यों? बोले ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। हमने कहा ये क्या होता है यार? तो बोले ऐसे उन्हें चल के दिखाया, खट 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 खट, बोले ऐसे चलना चाहिए तब उसका फायदा होता है। सिर्फ टहल लेने से फायदा होता है, लेकिन वजन कम नहीं होगा, फैट नहीं कम होगा। अगर फैट आपको करना है तो आपको ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी। जिम नहीं जाते कभी? शक्ल नहीं देखी, ऑफिस में जिम है। मैं बता दूं उन लोगों को जिन्होंने सई जी को बस टीवी पे ही देखा है कि हमारे इंडस्ट्री के सबसे फिट एंकर्स में से एक है। थैंक यू। और मैं सच बता रहा हूं कि इतना चुस्त दुरुस्त आदमी देखने को नहीं मिलता इस इंडस्ट्री में। 14-15 साल से तो हम देख रहे हैं, मतलब हम बूढ़े हो गए। अरे नहीं, आप बूढ़े होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हो नितिन यार। बैठे हुए नहीं देखते कहीं पर, धीमे धीमे चलता नहीं देखा आज तक, कभी ऐसा नहीं देखा मुस्कुरा ना रहे हों।
नाम के पता नहीं कैसे याद रहते हैं आपको, मैं तो अभी सुनो और भूल जाऊं भाई, और वाकई याद रहते हैं। मैं कमाल ये है कि कितने सारे बच्चे मुझे अक्सर बताते हैं कि हम सईद सर के फ़ैन हैं, जर्नलिज्म के बच्चे, और अपने माता पिता को कोई मिलाने आए तो सईद जितने अपनेपन से मिलते हैं नहीं कि मतलब बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश। नहीं, वो तो फैमिली सब लोगों को ऐसे खुश रखना। नहीं नितिन, फैमिली है ना, आप जितने लोग साथ में काम करते हैं सब एक परिवार है। अब उनके अपने घर, हम सब दूर, देखिए हम सब, दिल्ली वाला तो कोई नहीं, बाहर से आए ना, सब बाहर के, यहाँ आकर बसे तो हम ही फैमिली बने ना। तो अब जो यंग बच्चे आते हैं बेचारे, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी लेकर रहते हैं, ना खाना मिल रहा है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, पोल्यूशन, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में हम बैठे हैं। आज तो 3 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण, आज सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में हम रहते हैं। सही। तो उन बच्चों का ख्याल ना रखें, और उनके पेरेंट्स आकर मिल गए, उन्हें लगा कि अरे तो सब यार दोस्त हैं, सब फैमिलीज हैं। तो बाकी आखिरी सवाल जो कई लोगों ने बार बार पूछा, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है आप? नितिन, आई डोंट बिलीव इन वर्चुअल फ्रेंडशिप। मुझे 1 लाख, 10 लाख, इतने मिलियन, उतने मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 4 या 5 दोस्त, या 2 दोस्त जो रात 2 बजे मेरे लिए खड़े हैं, जो आज मैं जो हूँ न रहूँ तो भी मेरे साथ वैसे ही उतना ही मुझे प्यार करें, मेरे पद से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं, मेरे मन से, और एक जैसा मैं हूँ वैसे वो मुझे प्यार करें या वो मुझे चाहें। तो मुझे सिर्फ 2 दोस्त काफ़ी हैं, मुझे नहीं चाहिए मिलियंस, लाखों लाख फैंस। होता ही है, आपसे मिले, आप और हम बाहर चाय पी रहे हैं, एक व्यक्ति आया और हमसे बात करने लगा, हम जानते हैं, हमने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपने भी हाथ मिलाया, उसने भी, फिर उसने कहा कि हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपने कहा अच्छा, कहाँ? ट्विटर पे? ट्विटर पे भी हूँ। अच्छा, ये वो नहीं जानते, दोनों एक दूसरे को बस फॉलो कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मेरे साथ बहुत हुआ ना, इसीलिए हम कह रहे हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा भी हो जाता हूँ कि लिस्ट भरी पड़ी है। एग्जैक्टली, इसीलिए, और हम भी किसी की लिस्ट में ऐसी भरे पड़े हैं। मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ नितिन कि अगर आपके मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपका जो भी फॉलोअर आपको अगर मुसीबत में है, अगर आपको मैसेज करता है कि सर मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, कभी ना हो कि वो किसी को बेड की जरूरत पड़े, आपका फर्ज बनता है नितिन, अगर आप बेड नहीं दिलवाएंगे तो कोई मतलब नहीं है उन्हें आपको फॉलो करने का और आपको गर्व करने का कि मेरे मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने व्यूज आते हैं, लाखों लाख व्यूज आते हैं। बेकार की बात है। 2 दोस्त जो नितिन से नहीं, नितिन के पद और प्रतिष्ठा से नहीं, नितिन से प्यार करें, आपके मन से प्यार करें, और आप 2 बजे खड़े रहें। 2 काफ़ी हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है 2 दोस्त ऐसे हैं, दोस्त मेरे बहुत हैं, और दोस्त मेरे बहुत हैं, सब बहुत प्यारे हैं। उनके बच्चों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। उनके बच्चे मेरे लिए जान छिड़कते हैं, मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, मैं उनके लिए पागल दीवाना रहता हूँ। उन दोस्तों का मुझे बेहद प्यार मिलता है, और मेरे दोस्त ऐसे हैं कि मेरे एक ऐसे मित्र हैं जिनके घर में मेरा एक कमरा है। ऐसा दोस्त होना चाहिए कि आपके लिए कमरा हो उसके घर में। मेरा एक रूम है। बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं भाई, पैसे वाले हैं, बहुत बड़े पद पर काम करते हैं, किसी बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट टाइप हैं। उनके 2 बच्चे हैं, वो चाचू करते हैं, और उनके घर में बहुत सारे रूम्स हैं, तो एक कमरा मेरे नाम का है। तो अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है तो उनके जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं इस कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में रुकाएंगे, या अगर उसकी मम्मी गलती से तो उसकी मम्मी से लड़ लेते हैं कि आपने इस रूम में क्यों रुकवाया, तो बोले तो चाचू का है, तो बोले तुम्हारे चाचू आते भी हैं, बोले जब भी आएंगे चाचू का ही रूम है, चाचू के रूम में कोई नहीं रुकेगा। मेरे एक ऐसे मित्र हैं, और 2 मेरे मित्र हैं, एक विदेश में हैं नितिन, अमेरिका में, वो बहुत दूर हैं, मैं उन्हें भैया कहता हूँ, ओंकार सिंह जी। सिर्फ धर्म, कर्म, परोपकारी, लोगों की सेवा करना, गुरुद्वारे में जाना, वहाँ सेवा करना, लंगर लगाना, भूखों को खाना खिलाना, दुख तकलीफ परेशानी में लोगों को दवाइयाँ देना, सिर्फ उनका ये काम है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, कौन संभालता है, कैसे संभालते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता। उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्योंकि अमेरिका में हैं तो सारे भारतीय, उन लोगों ने ये जज्बा है कि मैं अपने भारतीय लोगों को नौकरी दूंगा,
तो उन्होंने सारे भारतीयों को वहाँ नौकरी दी है। और आप विश्वास कीजिए, हफ्ते में एक दिन घर से इतना सारा खाना बनवा के ले जाते हैं। उस दिन सबको पता है कि हमें टिफ़िन नहीं लाना है और सबको घर का खाना खिलाते हैं खुद। वो है, उनसे बरसों बरसों में मुलाकात होती है, बरसों में, कई साल हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हाँ, रात 2 बजे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे लिए खड़े रहेंगे। हो सकता है वो 7 समंदर पार हैं, इसलिए ना हो। मेरे एक और दोस्त हैं, वेद मित्तल जी, और मुझे लगता है कि आज देखिए, वेद मित्तल सर का नाम आते ही मेरे बड़े भाई हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ नितिन, और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। बस दोस्त 2 या 3 हो, पर हो वो जो आपने बताया कि पद प्रतिष्ठा नहीं, बस मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ भी हो जाऊं, ओंकार जी मेरे जैसे 1 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। वेद मित्तल जी कई सारे स्कूलों के मालिक हैं, बहुत बड़े सी हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और क्या है, काहे का एंकर, काहे का पत्रकार, बैक दोस्त है हमारा। हम कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हम दोनों साथ में खाना नहीं खाते हैं। तय है सारी तमाम ज़िंदगी में जितनी रुकावटें आ जाएं, एक दिन मिलेंगे, हफ्ते में मिलेंगे, कुछ नहीं करते, मस्ती करते हैं, वही दाल चावल खाते, रोटी चावल, एक दाल, एक सब्जी, 2 रोटी, बस, और कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी दोनों। लेकिन खूब 2-3 घंटे, और उसके बाद टपरी पे जाके, जैसे बाहर 2 चाय हम पीते हैं, 1 चाय वो पीते हैं। हमारे सारे दोस्तों को पता है हम 2-2 चाय पीते हैं, उससे कम पीते नहीं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसने ज़िंदगी में जो दिया बहुत दिया। इस योग्य नहीं था जितना दिया नितिन। आप जैसे दोस्त दिए, बहुत अच्छे माँ बाप दिए, बहुत प्यारी बहनें दी, बहुत प्यारे उनके बच्चे दिए। कमी अगर आप पूछें, कुछ नहीं। ज़िंदगी में ख्वाहिश, तमन्ना, इच्छा, कुछ नहीं। ड्रीम, सपना, कुछ नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कुछ नहीं। क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं। जब तक नौकरी है, नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती करेंगे, और कुछ नहीं। बढ़िया। तो ऐसा संतुष्ट जीवन होना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप चाहेंगे तो परेशानियां आएंगी, आप चाहेंगे तो दुखी रहेंगे, आप अगर चाह लेंगे कि मुझे खुश रहना है तो आप खुश रहेंगे। संतोष अगर आपके जीवन में आ गया तो आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति डिगा नहीं पाएगी, हिला नहीं पाएगी, और दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए, उनके साथ रहिए, उनकी मदद कीजिए। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब यहीं रह जाएगा। और इस दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, बाकी सब मिथ्या और झूठ है नितिन, वो है मृत्यु। और आप हर चीज़ को प्लान कर सकते हैं, मृत्यु प्लान नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। सुबह हो सकता है आप बात करें कि कल ही तो मिले थे, आज नहीं रहे, मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मैं रात को सोऊं, सुबह उठ ना पाऊं। तो इसलिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये मेरी आपसे अंतिम बातचीत है। इसलिए मैं बहुत दिल से, मन से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे लिए यही जीवन है, इसके बाद नहीं। ये कितना वायरल होगा, कितने लोग देखेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है, नितिन ने मुझे बुलाया, मेरा छोटा भाई है, बहुत शानदार प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत अच्छा लेखक है, बहुत नर्म दिल इंसान है, और अगर वो मुझे याद करता है तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है नितिन। ये आपका बड़प्पन है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ये आपका बड़प्पन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप हों तो मैं क्या एंड करूं, आप ही एंड कर दें जैसे शुरू किया था। और ये भी बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, आज तक रेडियो के नाम से, आजकल बढ़िया चल रहा है वो। तो दोस्तों, नहीं आप हैं तो बढ़िया चलेगा, इतनी शानदार आपकी टीम है। मैं शक्ल से तो सबको जानता हूँ, आपने मुझे मिलवाया नहीं, लेकिन 3 लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से इकबाल, केशव, नितिन,
और इनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आज तक रेडियो यूट्यूब पर आपने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, करना ही है। ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, तो इनको ज़रा बताइए कि नहीं देखिए हमने सब्सक्राइब किया, अब अच्छा चल रहा है। ये होती है हमारी, ये है आपकी शक्ति। और आज तक रेडियो सुनते रहिए, आज तक पॉडकास्ट को देखते रहिए। नितिन और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।